चैप्टर 101 महान अतिथि का आगमन। यान झिगाओ को प्रीफेक्चुरल गवर्नर कार्यालय में बहिष्कार का सामना करना पड़ा और मैडम ली को भी जिंगझोउ में प्रमुख परिवारों की महिलाओं द्वारा अलग थलग कर दिया गया था। कविता पार्टियां और फूल दर्शन कार्यक्रम जैसी कई सभाएं थी जिनमें यान परिवार को आमंत्रित नहीं किया गया था। एक दिन दाओहुआ ने अपना पाठ समाप्त करने के बाद मैडम ली उसे कड़ाई का निर्देश दे रही थी जब यान झिगाओ पसीने से लथपथ सामने के कार्यालय से लौटी। आप कहाँ थे, माय लॉर्ड? आप पसीने से लथपथ क्यों हैं? जैसे ही मैडम ली ने बात की, वह यान झिगाओ की ओर चली गई ताकि उसे अपने आधिकारिक वस्त्र उतारने में मदद मिल सके। यान झिगाओ ने आह भरते हुए कहा, बरसात का मौसम आ गया है और मैं अपने अधिकार क्षेत्र में बांधों को लेकर चिंतित हूँ, इसलिए मैं उन पर जांच करने गया था। अब जून का महीना था और मौसम बेहद गर्म हो गया था। पूरे दिन बाहर दौड़ने के बाद उसकी भीतरी कमीज भीग गई थी। दाओहुआ को कमरे के अंदर रहने में असहजता महसूस हुई और वो बाहर चला गया। अपने दत्तक पिता के बारे में सोचकर, जिनका रंग काला पड़ गया था, वह असहज महसूस करने लगी। अपने सहकर्मियों से बहिष्कार का सामना करते हुए उनके पिता, जो एक शक्तिशाली परिवार से नहीं आते थे, को शासन में किसी भी गलती को रोकने और अपने अधीनस्थों द्वारा तोड़फोड़ से बचने के लिए जितना संभव हो उतना स्वयं करना पड़ा। दाओहुआ ने वांग मनमन की ओर देखा, मूंग शरबत अब तक ठंडा हो जाना चाहिए। जाओ पिता के लिए कुछ ले आओ, वह बहुत प्यासे होंगे। वांग मनमन के जाने के बाद यान झिगाओ ने अपने कैजुअल कपड़े पहन लिए और दाओहुआ कमरे में लौट आई, जहां उसने तुरंत मैडम ली की चिंतित आवाज सुनी। क्या आपको कल भी बांधों का निरीक्षण करने की आवश्यकता होगी, माय लॉर्ड? क्या आप किसी और को नहीं भेज सकते? यान झिगाओ ने अपना सिर हिलाया, मुझे जाना होगा। अगर मैं किसी और को भेजता हूँ तो वे एक दिन के लिए कहीं आराम कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है। मैं इससे कैसे निश्चिंत हो सकता हूँ? मैडम ली ने भौहें चढ़ा ली और असंतोष से बोली, प्रीफेक्चुरल गवर्नर के कार्यालय के लोग भी बहुत। यान झिगाओ ने अपना हाथ लहराया, यह आधिकारिक हलकों में दमन की सामान्य प्रथा है। मेरे पास कोई शक्तिशाली परिवार नहीं है जो मेरा समर्थन करता हो। अगर मैं इतना भी नहीं संभाल सकता तो मैं भविष्य में कुछ कैसे कर पाऊंगा? इसके अलावा मेरे पास व्यक्तिगत रूप से बांधों का निरीक्षण करने का एक और कारण है। इसके साथ ही यान झिगाओ की भौहें और गहरी हो गईं। दयुवान नदी जिंगझोउ से होकर बहती है। अधिकार के अनुसार बांधों की सफाई और रखरखाव के लिए एक वार्षिक निधि होनी चाहिए, लेकिन उस निधि में देरी हो गई है और अभी तक नहीं आई है। मुझे संदेह है कि ऊपर वाला कोई व्यक्ति जानबूझकर इसे रोक रहा है। वह भोला नहीं था। प्रीफेक्चुरल गवर्नर कार्यालय में उनके सहकर्मियों का रवैया इस बात का संकेत था कि कोई ऊपर वाला उन्हें दबा रहा था। झोंगझू प्रांत में पानी से संबंधित सभी मामलों के प्रभारी सलाहकार डू के बारे में सोचते हुए यान झिगाओ के होठों पर एक व्यंग्य दिखाई दिया। इस आदमी की प्रतिहिंसा दयनीय रूप से तुच्छ थी। क्या ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि जब उन्होंने पहली बार झोंगझू में पदभार संभाला था तो वे डू द्वारा प्रस्तावित एक निश्चित डिक्री के समर्थन में अधिकांश अन्य लोगों से सहमत नहीं थे। वह डिक्री अविश्वसनीय रूप से अवास्तविक थी और अंततः प्रशासन आयुक्त द्वारा खारिज कर दी गई थी। आधिकारिक तौर पर हर किसी के लिए अलग अलग राजनीतिक विचार होना बहुत आम बात थी। इतनी छोटी सी बात के लिए सलाहकार अब तक नाराज था, जो कि यान झिगाओ को हास्यास्पद लगा। यह सोचते हुए यान झिगाओ की आंखें सिकुड़ गईं, अगर मैं बांधों में गाद या क्षति का वास्तविक सबूत पेश नहीं करता तो मुझे डर है कि मुझे वह फंडिंग कभी नहीं मिलेगी। और फिर मैं बांधों का रखरखाव किसके साथ करूंगा? दाओहुआ चुपचाप बगल में बैठा सुन रहा ही थी। इन मामलों में मदद के लिए वह बहुत कुछ नहीं कर सकती थी। वह केवल अपने दत्तक पिता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने के तरीकों के बारे में सोच सकती थी। उसी समय वांग मनमन मूंग शरबत के साथ अंदर आया। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए यान झिगाओ को एक कटोरा थमाते हुए कहा, पिताजी, गर्मी से राहत पाने के लिए एक कटोरा मूंग का शरबत पिएं।
यान झिगाओ समारोह में खड़े नहीं हुए, वो वास्तव में बाहर रहने के कारण प्यासा था, और उसने एक के बाद एक मूंग शरबत के कई कटोरे पिए। यदि मैडम ली को यह चिंता न होती कि उसका पेट खराब हो सकता है और उसका हस्तक्षेप न होता, तो उसने पूरा बेसिन खत्म कर दिया होता। अगली सुबह दाव हुआ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य प्रांगण में गई और पाया कि उसके दत्तक पिता आधे घंटे से अधिक समय पहले ही चले गए थे, जबकि बाहर अभी भी मुश्किल से रोशनी थी। अफसोस, एक अधिकारी बनना वास्तव में आसान नहीं है। प्रीफेक्चुरल गवर्नर कार्यालय के मुख्य हॉल में यान झिगाओ मुख्य सीट पर बैठे थे। जब उन्होंने हॉल के भीतर सभी अधिकारियों को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति उदास थी। कार्यालय में अपने पहले दिन के अलावा उन्होंने लगभग कभी भी सभी अधिकारियों को नहीं बुलाया था, लेकिन इस बार उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही उन्होंने जिंगझोउ के अधिकार क्षेत्र के तहत नदी के किनारे को हुए नुकसान के ठोस सबूत प्रस्तुत किए थे, फिर भी नदी के तटबंधों की मरम्मत के लिए धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी। अब जून का अंत था और जिंगझोउ में बारिश का मौसम अगस्त और सितंबर में था। यदि उन्होंने नदी के तटबंधों की मरम्मत के लिए वर्तमान स्थिति का लाभ नहीं उठाया, तो बाढ़ आने पर जिंगझोउ के लोगों को भारी नुकसान होगा। आइए चर्चा करें। तटबंध पुनर्निर्माण के लिए धन का अनुरोध करने के लिए हमें प्रांतीय राजधानी में किसे भेजना चाहिए? जैसे ही ये शब्द बोले गए, चाहे वे सलाहकार हों या सहायक न्यायाधीश, उन सभी ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और मुख्य सीट पर बैठे यान झिगाओ से नजरें मिलाने से बचते रहे। यह फिर से ऐसा ही था। जब भी राय मांगी जाती, प्रीफेक्चुरल गवर्नर के कार्यालय के अधिकारी पीछे हट जाते, न तो कोई राय व्यक्त करते और न ही उनकी कही बातों का विरोध करते। प्रत्येक बैठक उनके द्वारा अकेले किए गए वन मैन शो की तरह थी। थप्पड़। यान झिगाओ का दिल गुस्से से भर गया क्योंकि उसने मेज पर अपना हाथ जोर से पटक दिया। उनके लिए अन्य मामलों में धूर्तता बरतना एक बात थी, लेकिन नदी तटबंधों का पुनर्निर्माण लोगों के कल्याण से संबंधित था। उनकी उदासीनता वास्तव में सरकारी कार्यालय में उनकी जिम्मेदारियों के साथ विश्वासघात थी। यान झिगाओ ने ठंडे स्वर में कहा, आप सभी जानते हैं कि अगर तटबंधों को मजबूत नहीं किया गया और बाढ़ आ गई तो क्या होगा। जब वह समय आएगा, तो मैं, प्रीफेक्चुरल गवर्नर के रूप में, निश्चित रूप से जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। लेकिन क्या आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं? मुझे पता है कि आप सभी के समर्थक हैं, और आप उदासीन रवैया अपनाते हैं जैसे कि मामला आपसे संबंधित नहीं है। लेकिन नौकरशाही कोई सीढ़ी नहीं है जहां केवल शक्तिशाली संपर्कों के जरिए कोई चढ़ सकता है। यदि आपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है, भले ही आप पहली या दूसरी रैंक पर चढ़ने में कामयाब रहे, तो क्या आपकी अंतरात्मा परेशान नहीं होगी? यह सुनकर नीचे बैठे अधिकारियों ने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया, यह जानकर कि लॉर्ड प्रीफेक्चर गवर्नर इस बार वास्तव में क्रोधित थे, अन्यथा वह इतनी स्पष्टता से बात नहीं करते। कियान तोनगजी ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, माय लॉर्ड, आप बहुत गंभीर हैं। हम पब फ्यूचर विज्ञापन। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसने यान झिगाओ के सहायक, मिस्टर जियो, को तेजी से अंदर आते देखा। क्या बात है? यान झिगाओ मिस्टर जियो को अच्छी तरह से जानता था। जब तक कोई आपातकालीन स्थिति न हो, वह बैठक में बाधा डालने नहीं आएंगे। मिस्टर जियाओ चिंतित और उत्साहित दोनों लग रहे थे। भगवान, आपको जल्दी से घर जाकर देखना चाहिए। एक प्रतिष्ठित अतिथि आए हैं। यान झिगाओ हैरान दिखे। एक विशिष्ट अतिथि? कौन सा विशिष्ट अतिथि? मिस्टर जियाओ ने अपनी आवाज धीमी की, सराय वाला। यह सुनकर यान झिगाओ तेजी से खड़ा हुआ और तेजी से अपनी सीट से नीचे चला गया, और जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, वो कियान तोनगजी और अन्य लोगों को संबोधित करने के लिए पीछे मुड़ा। आप सभी तितर बितर हो सकते हैं। बोलने के बाद वह तेजी से पिछवाड़े की ओर चला गया। मिस्टर जियो, क्या हुआ है? क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें हम मदद कर सकते हैं? कियान तोनगजी और वांग मैनवेन ने एक दूसरे पर नजरें डाली और तुरंत मुस्कुरा दिए, और मिस्टर जियो को रोक दिया जो जाने वाले थे। उन्होंने मिस्टर जियाओ को एक विशिष्ट अतिथि का उल्लेख करते हुए सुना था। आजकल किसी को भी विशिष्ट अतिथि नहीं कहा जा सकता।
मिस्टर जियो ने विनम्रतापूर्वक दोनों अधिकारियों के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, फिर अंत में कहा, सज्जनों, यान परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करना मेरी जगह नहीं है। हालांकि यदि आप मदद करना चाहते हैं तो यह क्यों न सोचे कि तटबंध निर्माण के लिए धन प्राप्त करने में हमारे स्वामी की सहायता कैसे की जाए। बोलने के बाद वह मुस्कुराया, फिर तेजी से मुड़ा और चला गया। यह मिस्टर जियो काफी फिसलन भरा है, वांग मैनमैन बड़बड़ाया, और फिर उसने एक नौकर को बुलाया, जाओ, पता करो कि यान परिवार में कौन आया है। जल्द ही नौकर पसीने से लथपथ होकर लौटा। महाराज, मुझे पता नहीं चल सका कि यान परिवार में कौन आया है, लेकिन वापस जाते समय मैंने झोउ परिवार के सबसे बड़े पोते मास्टर झोउ चेंगे को यान निवास में प्रवेश करते हुए देखा और कहा कि वह अतिथि से मिलने के लिए वहां आया था। यह सुनकर वांग मैनमेन और कियान तोनगजी दोनों के भाव एक साथ बदल गए। झोउ परिवार के सबसे बड़े पोते को चिलचिलाती धूप का सामना करते हुए व्यक्तिगत रूप से यात्रा कराने के लिए आगंतुक की कोई सामान्य स्थिति नहीं होनी चाहिए। संपर्क चैप्टर 102 जून में फिर से बैठक। पृथ्वी खराब सूरज के नीचे घूम गई। गर्मी इतनी ज्यादा हो गई ताकि सड़क के किनारे घास और पेड़ भी निराशाजनक लग सकें, और दमनकारी गर्मी लोगों को चिड़चिड़ाहट और किनारे पर छोड़ दिया। प्रीफेक्चरल गवर्नर के कार्यालय के बेकसाइड के अतिथि हॉल में, यहाँ तक कि बर्फ के 1 दर्जन से अधिक बर्तन के साथ भी उन लोगों को अभी भी गर्मी के साथ कुछ हद तक बेचैन महसूस हुआ। हॉल में कई लोग बैठे थे। उनमें से यान झिगाओ सम्मान की सीट में असहजता से बैठे, उसकी आंखें कभी कभी 2 समृद्ध कपड़े पहने हुए युवा पुरुषों की ओर बढ़ती हुई 2 अमीरों की ओर बढ़ती हैं, जबकि उन्होंने उत्सुकता से दरवाजे की ओर उत्सुकता से देखा। इस समय उसका दिल कुछ भी था, लेकिन शांत था, क्योंकि उसने अभी सीखा था कि उसकी सबसे बड़ी बेटी को बचाने के लिए राजकुमार पिंग का वैध पुत्र निकला। यद्यपि उन्हें संदेह था कि वह आदमी शाही परिवार से था, इस तथ्य से सामना करना पड़ रहा था, फिर भी उसे कुछ हद तक तैयार नहीं किया। अनिश्चित उसके साथ कैसे बातचीत की। यान परिवार के लिए यह आदमी की स्थिति बहुत अधिक थी। इतना ऊंचा है कि उसे ध्यान से चलना पड़ा। थोड़ी सी अनजाने में डर आगंतुक को अपमानित किया जा सकता है और यान परिवार पर आपदा ला सकता है। वह आधिकारिक सर्किट में उन लोगों को अपमानित करने से डरते नहीं थे। सबसे बुरी तरह वह सिर्फ एक अधिकारी होने से रोक देगा। लेकिन शाही परिवार, उन्होंने वास्तव में उन्हें अपमान करने के लिए साहस की कमी की। न केवल उन्हें उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें परिश्रम में भी भाग लेना चाहिए। यान झिगाओ ने पसीना पड़े जो लगातार अपने माथे पर गठित हुए और एक बार फिर दरवाजे की तरफ अपनी नजर निर्देशित किया। वो वास्तव में अपनी माँ और दाओहुआ को कल संपत्ति में जाने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। महान अतिथि ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि वह बूढ़ी औरत का दौरा करने आया था, केवल यह एक बर्बाद यात्रा थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वेंटाओ ने इसे अभी तक संपत्ति में बनाया है। हॉल में झोउ परिवार के सबसे बड़े पोते झोउ चेंगी ने यान झिगाओ की चिंतित राज्य साझा किया। झोउ परिवार कई पीढ़ियों के लिए जिंगजाओ में व्यवसाय कर रहा था और उनके संपर्क विभिन्न तिमाहियों में फैले हुए थे। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए जिंगजाओ में ऐसा छोटा हुआ कि झोउ परिवार से गुप्त रखा जा सकता था। इसलिए जैसे ही छोटे राजकुमार और प्रांतीय गवर्नर के बेटे ने जिंगजाओ में प्रवेश किया, झोउ परिवार ने खबर प्राप्त की। तत्काल उनके दादा ने उन्हें आग्रह किया और अपने सम्मान का भुगतान किया, और अधिमानतः मेहमानों को एक यात्रा के लिए झोउ निवास में आमंत्रित करने के लिए। झोउ चेंगी ने उनके सामने शाही परिवार के सदस्य की जांच की, जिन्होंने एम्प्रेस डॉजर और सम्राट के महान पक्ष का आनंद लिया। अभी तक बीजिंग में काफी विवादास्पद था। इंपीरियल पैलेस में प्रिंस पिंग के घर के इस वैध पुत्र का यह वैध बेटा कितना अनुकूल था। सभी बीजिंग में वहां कई राजकुमार थे और राजकुमारों के और भी पुत्र थे, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति को छोटे राजकुमार कहा जाता था। आप देखते हैं, शाही परिवार के सख्त नियम थे। एक राजकुमार के बेटे को अपने पिता को वृद्धावस्था के कारण अपनी स्थिति से सेवानिवृत्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, इससे पहले कि वह शीर्षक के लिए कह सकें, और केवल तभी वह खुद को राजकुमार कह सकें। उस समय से पहले
खुद को छोटे राजकुमार के रूप में भी संबोधित किया गया था। यह एक केवल कुछ सालों होने की अफवाह है। पहले से ही इंपीरियल पैलेस के लोगों द्वारा छोटे राजकुमार के रूप में जाना जाता था और सम्राट और महारानी दोबारा ने उन्हें शामिल किया। यह इंगित करता है कि वह कितना अनुकूल था। झोउ चेंगी ने प्रीफेक्चरल गवर्नर यान झिगाओ में फिर से देखा, अपने आरक्षित आचरण को ध्यान में रखते हुए, और बहुत परेशान महसूस किया। छोटे राजकुमार यात्रा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से इसका मतलब यह होगा कि उनके पास एक मजबूत संबंध है। फिर भी इस पल से वह अब तक दरवाजे में प्रवेश किया, यान झिगाओ और छोटे राजकुमार ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था, जो एक दूसरे के साथ काफी अपरिचित दिखाई दे रहा था। उसने उसे काफी परेशान कर दिया। यान परिवार के बारे में, एक महान बैकर के बारे में झोउ परिवार ने भी पूछताछ की थी, लेकिन उनकी जांच पूरी तरह से पहुंची प्रांतीय गवर्नर था, और यह कुछ भी नहीं था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यान परिवार शाही परिवार के साथ संबंध बना सकता है। अतिथि हॉल कुछ हद तक शांत था। 1 घंटे से अधिक की प्रतीक्षा करने के बाद जियो यांग पहले से ही एक गरीब मूड में था। उसकी अभिव्यक्ति में काफी हद तक असंतुष्ट थी। वो कभी भी सहन करने वाला नहीं था, और दुनिया में बहुत कम लोग थे जो उन्हें अपने गुस्सा को वापस पकड़ सकते थे। जब वह दुखी था, तो वह आमतौर पर इसे सीधे दिखाएगा। नतीजतन बीजिंग में लोगों ने कहा कि उसका स्वभाव एक राजकुमार की तुलना में बदतर था और वह अनगिनत था। इसके लिए उन्होंने कभी भी किसी भी मन का भुगतान नहीं किया, जैसा कि उसने प्रसन्न किया था। उसके लिए एक छोटा राजकुमार खुद की तुलना में निचली स्थिति को सहन करने के लिए वास्तव में हंसने योग्य था। जियो येयांग के चेहरे को अधीरता के साथ कसकर, यहाँ तक कि दांग युवानिक्सुआन, प्रांतीय गवर्नर के बेटे, जो उसके साथ थे, भी बेचैन हो गए। उन्होंने छोटे राजकुमार को विश्राम के लिए बाहर लाया था, न कि उसे भी गुंजाइश न करें। यान परिवार के लिए वे वास्तव में नहीं जानते कि एक महान मनोरंजन कैसे करें। किसी को बुलाए जाने के लिए इतना समय लग सकता था कि वह अविश्वसनीय पाया गया था। खाली चाय के कटोरे को फिर से देखते हुए जियो यांग ने इंतजार जारी रखने के लिए अपना धैर्य खो दिया। यह सूरज की चमकदार गर्मी के नीचे था कि वह जहाज से नीचे आ गया था, अपने घोड़े को व्यक्तिगत रूप से घुड़सवार, और प्रीफेक्चरल गवर्नर के कार्यालय में पहुंचे, सभी क्योंकि उन्होंने दाओहुआ के बारे में सोचा था, जिसने उसे एक बार नवीनता का एक झुकाव लाया था। उन्होंने इस अवधि के दौरान बहुत सारे सिकोफ्टों को देखा था, जिससे उसका दिल घृणा से भर रहा था। दाओहुआ के बारे में सोचा, जिन्होंने उस पर हाथ रखने की हिम्मत की, और जब भी उसने गलती की, तो उसे भी शाप दिया, उसे देखने के लिए उसे चक्कर लगा दिया। यह हमेशा दूसरों के लिए इंतजार कर रहा था, और तथ्य यह है कि वह लगभग 2 घंटे तक धैर्यपूर्वक बैठे थे, केवल इसलिए ही क्योंकि दाओहुआ और यान वेंटाओ ने उसे एक बार बचाया था। सामान्य परिस्थितियों में वह बहुत पहले ठंडे चेहरे से दूर चला गया होगा। चलो चलते हैं। यान झिगाओ को विदाई के बिना या झोउ चेंगी को दूसरी नजर दे दी। जियो येयांग खड़ा हुआ और आंगन द्वार के लिए सीधे नेतृत्व किया। जैसे ही वह चले गए, हर कोई अपने पैरों पर सुष्ट। यान झिगाओ उन्हें बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यान परिवार ने प्रतिष्ठित छोटे राजकुमार को नाराज कर दिया होगा। यह निश्चित कैसे शुरू किया जाए, वो केवल चुपचाप पीछे पीछे आ सकता है। झोउ चेंगी वास्तव में कुछ शब्द कहना चाहते थे। प्रारंभिक बधाई के अलावा छोटे राजकुमार ने उनके साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था, और उन्हें किसी भी अन्य समय में बोलने का मौका नहीं दिया गया था। लेकिन जियो येयांग के कड़े चेहरे को देखकर वह बोलने के लिए थोड़ा डर लग रहा था। जियो येयांग की नाराजगी को उत्तेजित करने की संभावना कम थी, जबकि जियो को अभी भी नाराज था, खासतौर पर उन दोनों परिवारों के लिए उनके साथ कम संबंध नहीं था। समूह पूरी चुप्पी में गेट तक पहुंचा। जियो येयांग गेट से बाहर निकल गए। उन्होंने सुना एक कुरकुरा आवाज अचूक उत्तेजना से भरा। अपने सिर को उठाते हुए उन्होंने एक खूबसूरत और जीवंत व्यक्ति को हरे रंग में देखा। एक गाड़ी से नीचे छलांग लगाई जो सिर्फ दरवाजे के बाहर रुक गई थी, और फिर उसके प्रति दौड़ रही थी। सितारों के रूप में, उज्ज्वल के रूप में, उसकी बीमिंग मुस्कान और आंखों के साथ
वह बादलों के माध्यम से धूप तोड़ने की तरह थी, अपने कुछ हद तक उदासीन दिल को प्रकाश दे रही थी। दाओहुआ ने उत्तेजना के साथ थोड़ा सा सांस से थोड़ा सा इलाज किया। यह वास्तव में आप है, जियो येयांग। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने जीवन में फिर कभी नहीं देख सकती। उनके शब्दों, आनंदमय भावनाओं के साथ घूमते हुए जियो यांग को अपनी धुंध से बाहर कर दिया। जैसा कि वास्तविकता ने उसे मारा, उसने अपने सामने परिचित अभी तक अजीब लड़की को देखा और क्षणिक रूप से डर गया। दाओहुआ ने जियो यांग के चेहरे के सामने अपना हाथ लहराया। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं दाहुआ हूँ। तुम एक लड़की हो। जियो यांग थोड़ी देर के लिए चुप था, इससे पहले कि वह अपनी आवाज फिर से मिला। दाओहुआ ने आश्चर्यचकित किया, जियो यांग, आपको सच में नहीं लगता कि मैं एक लड़का था? क्या तुमने? हालांकि मुझे शुरुआत में एक लड़के के रूप में तैयार किया गया था, मेरा नाम दोहुआ है, जो स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि मैं एक लड़की हूँ। क्या आपने कभी अपने नाम में हुआ के साथ एक आदमी को देखा है? जियो यांग ने तुरंत जवाब दिया, मैंने इसे देखा है। कई अभिनेताओं के नामों में हुआ था, लेकिन यह कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं था, खासकर एक आधिकारिक बेटी के लिए। लोग सोच सकते हैं कि वो उसे एक अभिनेता की तुलना कर रहा था। दाहुआ को इस मुद्दे पर ठीक नहीं किया गया था। मुस्कुराते हुए उसने जियो यांग को देखा, मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। ऐसे स्पष्ट शब्द ने जियो यांग को थोड़ा असहज महसूस किया, फिर भी वह बिल्कुल नहीं था, बल्कि कुछ हद तक उत्साहित था, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि दाओहुआ वास्तव में खुश थी। इसके बाद दाओहुआ ने यान झिगाओ और अन्य ग्रीटिंग दी, जो स्कोचिंग सूरज पर नजर रखी, और कहा, सूरज बहुत मजबूत है, चलो बात करने के लिए अंदर जाओ। रास्ते में वह दहलीज में कदम रखा। इसे देखकर जियो यांग ने संकोच नहीं किया और उसका पीछा किया। जिन्होंने यान निवास को छोड़ दिया था, उन्होंने चुपकी नजर का आदान प्रदान किया, एक मुस्कुराहट साझा की और एक बार फिर यान परिवार यौगिक में वापस कदम रखा। इस बीच दांग युवानक सुआन और झोउ चेंगी ने जिज्ञासा के साथ दाओहुआ को देखा। विभिन्न परिवारों के नौकर जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए यान निवास के बाहर तैनात किए गए थे, जल्दी से यान परिवार के अतिथि के नाम की रिपोर्ट करने के लिए वापस आ गए। प्रांतीय गवर्नर के निवास पर जब प्रांतीय गवर्नर ने सुना कि यान परिवार के आगंतुक जियो येयांग थे, तो वह तुरंत परेशान लग रहा था। थोड़ी देर के लिए अपने अध्ययन में आगे और पीछे करने के बाद उन्होंने सलाहकार डू को एक पत्र लिखने के लिए तुरंत अपनी कलम को उठाया, जिससे नदी तटबंध के निर्माण के लिए धन मांगने में उनकी मदद की पेशकश की। प्रीफेक्चरल गवर्नर के निवास पर समाचार सुनने पर कियान टोंगजी ने भारी हराया। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि यान परिवार शाही परिवार के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। सौभाग्य से प्रीफेक्चरल गवर्नर के कार्यालय में उन्होंने बहुत कठोर काम नहीं किया था। महोदया, द्विलेन यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी का बहुत शौकिया है ना? भविष्य में उन्हें एक साथ अधिक समय बिताने दें। चैप्टर 103 परिचित जियो येयांग, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हें देखने के लिए गाड़ी को कितनी तेजी से आगे बढ़ाई थी। मैं लगभग मौत के मुंह में जा गिरी थी। दाओहुआ ने सामने वाले यार्ड की ओर चलते हुए और जियो येयांग से बात करते हुए कहा। यह सुनकर जियो येयांग के होंठ थोड़े टेढ़े हो गए। आज बहुत गर्मी है, आप जागीर जाने के बजाय घर पर क्यों नहीं रुके? आपने मुझे काफी देर तक इंतजार कराया। दाओहुआ, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे थे। आमतौर पर मैं घर पर हूँ। वैसे क्या आपका घर बीजिंग में नहीं है? आप अभी तक वापस क्यों नहीं गए? जियो येयांग की अभिव्यक्ति थोड़ी आरक्षित हो गई। मैं नहीं जाना चाहता वापस। दाओहुआ ने उसकी ओर देखा, फिर तुम मेरे घर तक कैसे पहुंचे? जियो येयांग ने दाओहुआ को तिरछी नजर से देखा और भौं उठाई, क्यों, तुम मेरा स्वागत नहीं करते? दाओहुआ मुस्कुराई, मैंने तुमसे कहा था, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ सके। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तो हम कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने से पहले ही चले गए थे। इस बार हमें अच्छी बातचीत करनी चाहिए। यह सुनने के बाद जियो येयांग की अभिव्यक्ति में काफी सुधार हुआ।
उसकी नजर बार बार उसके बगल में चल रहे जीवंत, ऊर्जावान दाओहुआ पर पड़ती थी, जिसकी उपस्थिति से ऐसा लगता था कि उसका पहले से उदास मूड काफी हद तक हल्का हो गया था। दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर अपना सिर घुमाया। वैसे आप कितने समय तक रुके हैं? दादी ने सुना कि आप आ रहे हैं और मेरे साथ वापस आने पर जोर दिया, लेकिन उनका स्वास्थ्य वास्तव में झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए मैंने उनसे गाड़ी को धीरे धीरे वापस लेने के लिए कहा। यदि आप आज नहीं जाते हैं, तो आप उन्हें आज रात देख पाएंगे। इन शब्दों पर पीछे चल रहे लोगों के कान खड़े हो गए। जियो येयांग ने अपने हाथ में पंखा हिलाया, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। दाओहुआ ने कुछ अवाक होकर उसकी ओर देखा। वह आदमी फिर से घमंडी हो रहा था। जब वह पहली बार उससे मिली, तो वह भूख से मर रहा था, फिर भी बार बार आमंत्रित किए बिना खाने से इनकार कर दिया। दाओहुआ ने उसके बगल वाले व्यक्ति का पुनर्मूल्यांकन किया। यह सच है कि वे क्या कहते हैं, कपड़े आदमी को बनाते हैं। पहले जब वह और वे भिखारियों के कपड़े पहनते थे, एक साथ भागते थे, अब वह उनके घर में एक रईस में बदल गया था। अफसोस, उसका स्वभाव और भी अहंकारी हो गया था। जब वे नहीं जानते थे कि उसकी स्थिति कितनी प्रतिष्ठित थी, तो उसे इधर उधर आदेश देना और लापरवाही से पेश आना ठीक था, लेकिन अब अपनी आंख के कोने से उसने सम्मानपूर्वक पीछे चल रहे लोगों की कतार को देखा। ठीक है, उसे और अधिक नाजुक होने की आवश्यकता होगी। हालांकि यह डिग्री, उसे इस पर विचार करना होगा। वह बहुत अधिक जिद्दी और कृतघ्न नहीं हो सकती थी, लेकिन सौहार्दपूर्ण ढंग से सहयोग करना और उचित होने पर स्वीकार करना संभव था। जियो येयांग ने दाओहुआ की प्रतिक्रिया नहीं सुनी, अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों को चारों ओर घूमते देखा। उसने अपने फोल्डिंग पंखे को धमाके से बंद किया और दाओहुआ के माथे पर थपथपाया। अब आप क्या सोच रहे हैं? दाओहुआ ने अपना माथा ढंकते हुए जियो येयांग को चौड़ी आंखों से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक ऐसा करेगा। तुमने मुझे क्यों मारा? दर्द होता है, तुम्हें पता है। दाओहुआ को अपनी ओर आरोप लगाने वाले चेहरे से घूरते देखकर जियो येयांग ने शर्म से अपना आधा चेहरा फोल्डिंग पंखे से ढक लिया। वो हमेशा उन्हें इसी तरह से थपथपाता था, और उसने कभी उन्हें दर्द के बारे में शिकायत करते नहीं सुना। यह लड़की बहुत नाजुक थी। अगर उसने उसे थोड़ा सा टैप किया तो क्या समस्या थी? उसने उसे इतनी जोर से नहीं मारा। दाओहुआ ने अपना माथा रगड़ा और जियो येयांग को खतरनाक नजर से देखा। यह देखकर कि वह काफी दोषी दिख रहा था, उसने उसके हाथ से फोल्डिंग पंखा छीन लिया। मैं यह पंखा तुम्हारे लिए पकड़ूंगी, ताकि जब तुम्हारे हाथ में खुजली हो तो तुम्हें लोगों से टकराने का मौका ना मिले। यह कहने के बाद उसने पंखा खोला और खुद पंखा झलने लगी। जब जियो येयांग ने देखा कि उसका पंखा छीन लिया गया है, तो उसने उसे वापस लेने के बारे में सोचा, लेकिन दाओहुआ के लाल गालों और पसीने से भरे माथे को देखकर, जो स्पष्ट रूप से गर्म थी, उसने अपने शब्द वापस ले लिए। पीछे चल रहा डेफू यान परिवार की मिस यान को प्रिंस रूई द्वारा लिटिल प्रिंस को दिए गए पंखे को छीनते हुए देखकर थोड़ा चिंतित था। वह जानता था कि यह विशेष पंखा मास्टर क्यूई की रचना थी और इंपीरियल पैलेस में केवल कुछ ही थे। लेकिन यह याद करते हुए कि कैसे उसके मालिक ने सम्राट द्वारा उपहार में दिया गया क्विलिन जेड पेंडेंट भी दे दिया था, उसने चुप रहने का फैसला किया। डोंग युवानक्सुआन को प्रशंसक की उत्पत्ति के बारे में पता था। उसने दाओहुआ पर नजर डाली, जो खुद पंखा करने में मग्न थी, और फिर लिटिल प्रिंस पर, जिसने एक शब्द भी नहीं कहा था, और उसकी आंखें विचार से चमक उठीं। झो चेंगे, जिसने खुद कई अच्छी चीजें देखी थीं, ने फोल्डिंग पंखे के मूल्य को पहचाना। हालांकि इसकी तुलना यान परिवार की मिस यान और लिटिल प्रिंस के बीच के परिचय से करने पर यह महत्वहीन लग रहा था। जल्द ही समूह फिर से सामने वाले यार्ड के मुख्य लिविंग रूम में आ गया था। यान झिगाओ ने अपनी सबसे बड़ी बेटी और लिटिल प्रिंस को बातचीत करते और हंसते हुए देखकर काफी राहत महसूस की। युवा पीढ़ी से भरे कमरे में मौजूद एकमात्र वयस्क के रूप में उसके लिए देर तक रुकना अनुचित था। वह मुस्कुराते हुए जियो येयांग की ओर मुड़े और कहा, छोटे राजकुमार, गवर्नर के कार्यालय में अभी भी कुछ मामले देखने हैं, इसलिए मुझे छुट्टी लेनी चाहिए।
जियो येयांग ने सिर हिलाया। कृपया अंकल यान, जैसा आपको चाहिए वैसा ही आगे बढ़ें। प्रसन्न, इसने लिटिल प्रिंस की यान परिवार के करीब बढ़ने की इच्छा को प्रदर्शित किया। इसके बाद उन्होंने दाओ हुआ और यान वेंगसियू को निर्देश दिया। दाओ हुआ, वेंगसियू, कृपया लिटिल प्रिंस और मास्टर्स डोंग और झोऊ के अच्छे मेजबान बने। झिगाओ चला गया था। दाओ हुआ मुस्कुराते हुए समूह की ओर मुंह दी। उसने चारों ओर देखा और फिर जियो येयांग से कहा, इसके बारे में क्या? क्या आप अपने दोस्तों को मुझसे नहीं मिलवाएंगे? जैसे ही उसने बोला, डोंग युवानक्सुआन और झोऊ चेंगे दोनों तुरंत खड़े हो गए। उनमें से किसी ने भी यह दावा करने की हिम्मत नहीं की कि वे लिटिल प्रिंस के दोस्त हैं, विशेष रूप से झोऊ चेंगे, क्योंकि आज जियो येयान के साथ उनकी पहली मुलाकात थी। यान वेंशियू ने उनकी परेशानी देखी और अपना परिचय देने के लिए मुस्कुराहट के साथ तेजी से आगे बढ़े। हालांकि ये लोग जल्दी आ गए थे, जियो येयांग ने सख्त चेहरा बना रखा था, इसलिए उन्हें परिचित होने का उचित मौका नहीं मिला। परिचय होने के बाद दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए झोऊ चेंगे की ओर देखा, तो आप हैं जिंगवान के बद भाई। झोऊ चेंगे ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, बड़ी बहन यान। जिंगवान अक्सर आपका उल्लेख करती है। मैं ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान आपके चावल की पकौड़ी का स्वाद चखने के लिए भाग्यशाली था, और यह असाधारण रूप से स्वादिष्ट थी। दाओहुआ ने कहा, अगर आप उन्हें पसंद करते हैं, तो मैं अगले साल कुछ और भेजूंगी। उसके बाद जियो येयांग की ओर देखते हुए उसने कहा, प्यास लगी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं इस बार अपने तरबूजों की जांच करने के लिए जागीर में गई थी, यह देखने के लिए कि वे अभी तक पके हैं या नहीं। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, मैं कुछ वापस ले आई हूँ, और मैं आपके लिए तुरंत एक काट कर लाऊंगी। जियो येयांग ने उदासीनता से उत्तर दिया, तरबूज, मैंने इसे पहले भी खाया है और यह कुछ खास नहीं था। झेंझौ प्रीफेक्चर में तरबूज की खेती की जाती थी, लेकिन शायद ही कभी, आमतौर पर केवल अमीर लोगों के लिए उपलब्ध होता था, शायद ही कभी आम लोगों द्वारा देखा जाता था। दाओहुआ ने जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि मेरा तरबूज बाकी लोगों की तरह है? यदि आप इसे नहीं चाहते हैं, तो इसे बाद में न खाएं। जियो येयांग ने कहा, क्या यह मुझे परोसने के लिए नहीं है? मैं इसे क्यों नहीं खाऊंगा? क्या आप अपने मेहमानों के साथ इसी तरह व्यवहार करते हैं? दाओहुआ ने तुरंत प्रतिवाद किया, ऐसे मेहमान कौन हैं जो आपके जैसे अपने मेजबान के प्रसाद का अनादर करते हैं? उनके इधर उधर के मजाक मजाक से आसपास के लोग पसीने पसीने हो गए। इस दौरान यान वेंशियू ने दाओहुआ पर कई नजरें भेजी, लेकिन दुख की बात है कि उन सभी पर किसी का ध्यान नहीं गया। केवल वेंताओ अपेक्षाकृत शांत रहे। आखिरकार जब वे पहली बार मिले थे, तो ऐसा ही हुआ था, एक अत्यधिक आलोचनात्मक और दूसरा पूरी तरह से अडिग। मैं आज तुम्हें दिखाती जे हूँ कि तरबूजों का राजा कैसा है। दाओहुआ ने वेंताओ से बात की और मुस्कुराते हुए वेंताओ बाहर चला गया। कुछ ही देर में वह 1 फुट से भी लंबा हरा तरबूज लेकर लौटा। यह तरबूज इतना विशाल क्यों है? जियो येयांग, जिसका मानना कि उसने बेहतरीन चीजों में अपना अच्छा हिस्सा देखा है, अब चौड़ी आंखों के साथ खड़ा था। उसने पहले जो तरबूज खाए थे, वे शायद इस तरबूज के आधे आकार के भी नहीं थे। दाओहुआ ने गर्व से कहा, यह केवल आकार के बारे में नहीं है, स्वाद भी महत्वपूर्ण है। तीसरे भाई, इसे काटकर उन्हें हमारे परिवार का तरबूज दिखाओ। वेंताओ मुस्कुराए, ठीक है। चैप्टर 104, स्वागत। जैसे ही तरबूज को काटा गया, उसका चमकीला लाल गूदा सामने आ गया, और तरबूज की मीठी सुगंध कमरे में तेजी से भर गई। संपत्ति से वापस लौटते हुए दाओहुआ को बहुत प्यास लगी थी, और ताज़ा लाल रस बहता देख उसने जल्दी से यान वेंताओ से आग्रह किया, तीसरे भाई, इसे जल्दी से काट दो, इसे छोटे टुकड़ों में काट दो। बहुत सारी अच्छी चीजें देखने और खाने का दावा करते हुए जियो येयांग, डोंग युवानक्सुआन और झोऊ चेंगे की नज़र भी तरबूज पर थी। यदि आपने ध्यान से देखा, तो उनके गले सूक्ष्म रूप से हिल रहे थे। अभी अभी ही यान वेंशियू को पता चला था कि उनके परिवार ने तरबूज उगाए हैं। इससे पहले मैडम ली को चिंता थी कि तरबूज सफलतापूर्वक नहीं उगेंगे,
और वह नहीं चाहती थी कि परिवार दाओहुआ को दोष दे, इसलिए उन्होंने परिवार के सदस्यों को तरबूज लगाने का जिक्र नहीं किया था। बड़ी बहन, तीसरे भाई, क्या ये वास्तव में हमारे परिवार द्वारा उगाए गए हैं? दाओहुआ, क्या इसमें कोई संदेह है? हमने काफी कुछ लगाया है। इस समय यानवेंताओ ने तरबूज काटना समाप्त कर दिया था और दाओहुआ ने जल्दी से एक टुकड़ा उठाया और इसे जियो येयांग को सौंप दिया। जियो येयांग ने अपना शरीर हिलाया लेकिन उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय डी फू, जो उसके पीछे था, ने इसे स्वीकार कर लिया। दाओहुआ ने डी फू की ओर देखा, कुछ नहीं कहा, फिर तरबूज देना जारी रखा। डोंग युवानक्सुआन और झोउ चेंगे दोनों ने एक टुकड़ा लिया। खाओ। यह देखकर कि सभी ने तरबूज का एक टुकड़ा ले लिया है, दाओहुआ ने अपने लिए एक टुकड़ा उठाया और बिना देर किए उसे खा लिया। कुरकुरा और ताज़ा, मीठा और रसदार, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था। क्रैक। दाओहुआ ने एक और टुकड़ा लिया और फिर उसे एहसास हुआ कि कमरे में मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति ने खाना शुरू नहीं किया है। उसने आश्चर्य से पूछा, आप टाबज क्यों नहीं खा रहे हैं? डोंग युवानक्सुआन ने सावधानी से अपने मुंह में लार निगल ली और मुस्कुराते हुए कहा, हम जल्दी में नहीं हैं। जब छोटा राजकुमार हिल नहीं रहा था, तो उन्होंने खाना शुरू करने की हिम्मत कैसे की? दाओहुआ ने कमरे के चारों ओर एक नजर डाली, फिर अपना सिर घुमाकर जियाओयान को शान से बैठे हुए देखा और महसूस किया कि वह लड़का किसी को खिलाने के लिए इंतजार कर रहा था। जियो येयांग के पीछे उसके साथ आया नाजुक दिखने वाला नौकर उसके लिए तरबूज के बीज चुनने में व्यस्त था। यह देखकर दाओहुआ खादी हुई, तरबूज का एक और टुकड़ा पकड़ा और सीधे जियो येयांग के हाथ में रख दिया। अपने ही टुकड़े को काटते हुए उसने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। तरबूज से भरा हाथ लिए जियो येयांग क्रोधित होने ही वाला था, लेकिन दाओहुआ की चुनौतीपूर्ण निगाहें देखकर ऐसा लग रहा था, जो कह रही थी, क्या आप अपने हाथों से नहीं खा सकते? यह यान परिवार का घर था और वह एक अतिथि था। मेजबान के साथ बहस करना उचित नहीं था। इसे भूल जाओ, इसे एक बार होने दो, यह मानते हुए कि वह एक लड़की है। डोंग युवानक्सुआन और झोउ चेंगे की चिंतित निगाहों के नीचे, जो आंतरिक रूप से चिल्ला रहे थे कि परेशानी होगी, और यान वेंशियू जो नसों से पसीना बहा रहा था, जियो येयांग ने छींक मारी और अपने हाथ में तरबूज को काट लिया। यह देखकर दाओहुआ हंशी कोल्ड स्वेट स्माइल उसके पास बैठ गई और खाते समय कहा, तरबूज बड़े निवालों में खाना सबसे अच्छा है, यह अधिक संतुष्टिदायक है। किसी को बीज निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को कहें, इस तरह से खाने में क्या मजा है? इस पर ज्यादा विचार किए बिना जियो येयांग ने सहजता से जवाब दिया, आपको लगता है कि हर कोई उतना ही असभ्य है। दाओहुआ की बढ़ती खतरनाक निगाहों एंग्री को देखते हुए जियो येयांग ने उसके शब्दों को निगल लिया। बाकी लोगों ने दोनों के बीच की बातचीत को देखते हुए बिना कुछ कहे एक दूसरे पर नजर डाली और फिर व्यस्तता से अपना तरबूज खाना शुरू कर दिया। यह देखकर कि जियो येयांग ने तरबूज का अपना टुकड़ा खत्म कर लिया है, दाओहुआ ने उसे एक और थमाया और मुस्कुराते हुए पूछा, यह कैसा रहेगा? क्या इसे खुद पकड़कर खाना ज्यादा आनंददायक नहीं है? दाओहुआ ने उसके नौकर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी बाहर किसी से तरबूज तैयार करवाया है, जाकर खा लो। दे फू ने जियाओ येयांग की ओर देखा, मुझे सेवा करनी होगी। जियाओ येयांग ने हाथ हिलाया, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलागा। दी फू ने जियो येयांग की ओर देखा और फिर तुरंत उसके सामने बैठे डोंग युवानक्सुआन की ओर देखा। यंग मास्टर डोंग के बाहर देखने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उनके जाने के बाद दाओहुआ जियो येयांग की ओर झुक गया और फुसफुसाया, आपका नौकर काफी अच्छा दिखने वाला है। जियो येयांग ने उसकी तरफ देखा और अपने शरीर को थोड़ा मोड़ लिया, दे फू एक हिजड़ा है। थप्पड़। तरबूज जमीन पर गिर गया। जियो येयांग ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? दाओहुआ का चेहरा भावहीन थी, मेरा हाथ कांप गया। धिक्कार है, एक वास्तविक जीवन के किन्नर को देखकर। किन्नरों को जो क्रूर दंड भुगतना पड़ा, उसके बारे में सोचते हुए दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखा, भविष्य में उस छोटे किन्नर के प्रति दयालु रहो।
यह सुनकर जियो येयांग को लगा कि यह बहुत अजीब था। क्या उसने कभी डी फू के साथ खराब व्यवहार किया था? डी फू अपने पक्ष में सबसे प्रतिष्ठित हिजड़ा था और वह जहां भी जाता था उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उस समय को छोड़कर जब जियो येयांग बुरे मूड में था, उसे डांटा गया था, वह काफी आराम से रहता था। जियो येयांग ने हैरानी से दाओहुआ को देखा, जिसकी आंखों में सहानुभूति भरी नजर थी। उसने पृथ्वी पर कहाँ देखा कि डी फू खराब जीवन जी रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और सूरज धीरे धीरे अस्त हो गया। डोंग युवानिक सुआन ने लिटिल प्रिंस को देखा, जो यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी के साथ एनिमेटेड बातें कर रहा था। एक पल के लिए सोचा और एक नौकर को बुलाकर कहा, लिटिल प्रिंस शायद आज नहीं जाएगा, नीचे के लोगों को इसके लिए तैयार होने दें। शाम 5 बजे दादी यान निवास पर लौट आई। खबर मिलने पर जियो येयांग ने तुरंत दादी से मिलने की इच्छा व्यक्त की और दाओहुआ के नेतृत्व में अपने दल को सोंगहे कोर्टयार्ड में ले गए। जब यान ने जियो येयांग को देखा तो वह उसकी नेक पोशाक से बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बार बार कहा, जब तक आप सुरक्षित हैं, जब तक आप सुरक्षित हैं। डोंग युवानिक सुआन और झोउ चेंगे ने देखा कि जियो येयांग ने अपना हाथ नहीं हटाया और धैर्यपूर्वक बुढ़िया के साथ बातचीत कर रहा था। उन्होंने एक बार फिर यान परिवार के प्रति अपना सम्मान बढ़ाया। इसके बाद दाओहुआ ने डोंग युवानिक सुआन और झोउ चेंगे का परिचय कराया दादी यान। दादी यान ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया, सभी अच्छे बच्चे, लगभग मेरी वेंशियू की ही उम्र के। आप भविष्य में एक साथ खेल सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर जियो येयांग पर पड़ी। झाओ इर्गो के बारे में क्या ख्याल है? क्या वह अच्छा कर रहा है? दादी यान की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई, वह भी यहाँ है। जियो येयांग ने फिर सिर हिलाया, वह अब मेरा नौकर है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरा पीछा करता है। दादी यान ने सिर हिलाया, यह अच्छा है, वो एक गरीब बच्चा है, उसकी अच्छी देखभाल करो। यान वेनकाई, यान वेनजी और यान वेनबिन को अपनी पढ़ाई पूरी करने में ज्यादा समय नहीं लगा और वे वापस लौटते हुए सीधे दादी के आंगन में आ गए। दाओहुआ ने देखा कि जियो येयांग धैर्यपूर्वक दादी के साथ बातचीत कर रहा था और उसकी अभिव्यक्ति में नाराजगी का कोई संकेत नहीं था और उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। यह व्यक्ति हालांकि कुछ हद तक गर्म स्वभाव का था, लेकिन उसका दिल अच्छा था। वह विशेषाधिकार प्राप्त कुछ अन्य बच्चों की तरह घमंडी नहीं था और दयालुता का जवाब देना जानता था। वह अपनी दादी को निराश नहीं किया, जिन्होंने एक बार उनकी मदद के लिए अपने राशन में कटौती कर दी थी। यान वेनकाई सक्रिय और चंचल था, मौज मस्ती करना जानता था, और जब दाओहुआ ने उसे जियो येयांग के समूह से परिचित कराया, तो लड़के ने उत्साहपूर्वक बातचीत करना शुरू कर दिया, जिससे काफी सुखद माहौल बन गया। अंदर के सौहार्दपूर्ण दृश्य को देखकर दाओहुआ दादी के बगल में बैठ गई और उनसे और जियो येयांग दोनों से कहा, मैं भोजन तैयार करूंगी, तुम दोनों बातें करते रहो। जियो येयांग ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारे घर में नौकरानियां और नौकर नहीं हैं? आपको भोजन तैयार करने की आवश्यकता क्यों है? दाओहुआ, ठीक है, आप यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से मुझे इसे स्वयं तैयार करना चाहिए। यह सुनकर जियो येयांग ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई और फिर चिढ़ाया, क्या आपका खाना अच्छा बन रहा है? दाओहुआ, मुझे कम मत समझो। हमारे पास निश्चित रूप से विदेशी व्यंजन नहीं हैं, लेकिन घर पर बने व्यंजन हैं। आप उन्हें कहीं और नहीं पाएंगे। जियो येयांग, ज्यादा घमंड मत करो, मैं देखने का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरों से बात करने के बाद दाओहुआ चली गई। डी फू ने यान परिवार द्वारा तैयार किए गए भोजन पर भरोसा नहीं किया और दाओहुआ का बारीकी से पालन किया। इतनी कम उम्र में किन्नर बनने पर दाओहुआ को उससे सहानुभूति थी और वो उसके प्रति बहुत विनम्र थी। भोजन तैयार करते समय उसने उसे अंधेरे में नहीं रखा और उसे पूरी प्रक्रिया देखने दी। शुरू में डी फू यान परिवार द्वारा जियो येयांग के मनोरंजन के लिए केवल सामान्य व्यंजनों का उपयोग करने से असंतुष्ट था, लेकिन जब एक के बाद एक व्यंजन परोसे गए, प्रत्येक रंग, सुगंध और स्वाद से भरा हुआ था, तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था।
चैप्टर 105 रात भर रुके जियो येयान का मनोरंजन करने के लिए दाओहुआ ने कोई खर्च नहीं किया और मांस को छोड़कर लगभग विशेष रूप से अपने स्पेस से सामग्री का उपयोग करके भोजन तैयार किया। यहाँ तक कि जियो येयांग, जिन्होंने विभिन्न विदेशी व्यंजनों का स्वाद लिया था, यान परिवार द्वारा परोसे गए भोजन की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। डोंग युवानिक सुआन और झोउ चेंगे, जो कभी भी घर पर दूसरी बार खाना नहीं खाते थे, दोनों ने दो दो कटोरी चावल खाए और ऐसा लगा कि वे और अधिक खाना चाहते थे। यदि यह उनकी स्थिति के लिए नहीं होता, तो उन दोनों को लगता कि वे और अधिक खा सकते थे। भोजन के बाद दाओहुआ ने वांग मैनमेन से सभी को ताजी चुनी हुई चमेली की चाय परोसने के लिए कहा। जियो येयांग ने चाय का कप पकड़ा और चाय की समृद्ध सुगंध से घिरे हुए चमेली के फूलों को देखा। उसने स्वीकार किया, आपके परिवार की फूलों की चाय काफी अच्छी है। दाओहुआ ने कहा, अगर आपको यह पसंद है, तो जब आप निकलेंगे तो मैं अपने साथ ले जाने के लिए कुछ पैक कर दूंगी। जियो येयांग ने मना नहीं किया और चाय का एक घूंट लिया। स्वाद बुरा भी नहीं था, कुछ ऐसा जिसका वह समय समय पर आनंद ले सकता था। कमरे के अंदर सभी ने जियो येयांग के शब्दों को दोहराया। चाहे वे वास्तव में जास्मिन टी की सराहना करते हों, उन्होंने इसकी प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बीच मैडम ली अनिश्चित थी कि जियो येयांग और उनके साथी रात को रुकने वाले थे या नहीं। वो अतिथि कक्षों की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए दाओहुआ की तलाश में आई, जिससे दाओहुआ को थोड़ी देर के लिए दूर जाने के लिए प्रेरित किया गया। मैडम ली ने कहा, आप उस विशिष्ट अतिथि से अधिक परिचित हैं, इसलिए कृपया मुझे बताएं कि हमें आवास कैसे तैयार करना चाहिए। क्या कोई विशेष वर्जनाएं हैं जिनके बारे में हमें अवगत होना चाहिए? दाओहुआ घाटे में थी, उसके पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन मैडम ली की घबराहट देखकर उसने कहा, माँ, मुझे लगता है कि इसे तैयार करने के लिए आपके द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों का पालन करना सबसे अच्छा होगा। मैडम ली ने तुरंत आपत्ति जताई, यह कैसे पर्याप्त हो सकता है? वह शाही परिवार का सदस्य है। एक पल के लिए सोचने के बाद दाओहुआ ने सुझाव दिया, अगर मैं जियो येयान के परिचारक डी फू से पूछूं तो कैसा रहेगा? मैडम ली ने उत्तर दिया, तो कृपया जल्दी से ऐसा करें। दाओहुआ अनिच्छा से लिविंग रूम में लौट आई, लेकिन माहौल कुछ गड़बड़ पाया। एक नौकरानी जमीन पर घुटनों के बल झुकते हुए काम रही थी। क्या हुआ? दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखते हुए पूछा। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उस समय डी फू आगे आए और बताया, यह नौकरानी अनाड़ी है और उसने मास्टर क्यूई की कलाकृति का एक टुकड़ा फर्श पर गिरा दिया है। दाओहुआ ने जियो येयांग के पास पड़े पंखे को देखा और उसे उठा लिया। उसने उस पर बनी लैंडस्केप पेंटिंग की जांच की, सिर हिलाया और टिप्पणी की, बुरा नहीं है। फिर अपना सिर झुकाकर उसने संदेह से पूछा, मास्टर क्यूई कौन है? क्या वह वास्तव में एक अधिकारी के परिवार की बेटी थी, जो मास्टर क्यूई को भी नहीं जानती थी? मास्टर क्यूई, आह! जियो येयांग भी चित्रकला के प्रेमी थे और वह लगातार मास्टर क्यूई की प्रशंसा करते हुए बोलते थे। उनकी बात सुनने के बाद दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप इस मास्टर क्यूई की बहुत प्रशंसा करते हैं? जियो येयांग ने जवाब दिया, बेशक। अतिथि कक्ष, क्या आप कृपया वहां जा सकते हैं और कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? डी फू ने तुरंत जवाब नहीं दिया, सबसे पहले जियो येयांग पर नजर डाली। कोई आपत्ति न देखकर वह समझ गया कि छोटा राजकुमार यान परिवार के साथ रहने का इरादा रखता है। हाँ, यह नौकर तुरंत चला जाएगा। जब वह चला गया, तो दाओहुआ जियो येयांग को देखकर मुस्कुराई, फिर घुटनों के बल बैठी नौकरानी की ओर मुड़ दी और कहा, तुम भी जा सकती हो। उसने फिर पंखा खोला और जियो येयांग की आंखों के पास रखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब आप मुझे मास्टर क्यूई की पेंटिंग शैली के बारे में बता सकते हैं। कौन जानता है, शायद एक दिन मैं खुद एक महान चित्रकार बन जाऊंगी। जियो येयांग ने उसकी तरफ देखा और इस तथ्य की उपेक्षा की कि उसने नौकरानी को रिहा करने की जिम्मेदारी खुद ली थी। हालांकि उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, लेकिन वह किसी नौकरानी को बिना कारण परेशान नहीं करेगा। हालांकि दाओहुआ को अभी अभी जाने में काफी समय लगा था,
और यान परिवार में हर किसी के पास उसकी चापलूसी करने और उसकी सेवा करने की क्षमता नहीं थी, जिससे वह बहुत नाराज था। वो अपनी झुंझलाहट उन कुछ व्यक्तियों पर व्यक्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अवसर का उपयोग उस नौकरानी पर करने के लिए किया जिसने गलती की थी, ऐसा न हो कि उन लोगों को लगे कि उससे बात करना वास्तव में आसान था। आप अभी भी एक महान चित्रकार बनना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में कुछ सामान्य ज्ञान लाना चाहिए। उन्होंने आलोचना की, आप क्यूई परिवार को भी नहीं पहचानते। मैं आपके लिए शर्मिंदा हूँ। दाओहुआ ने उचित उत्तर दिया, क्यूई परिवार को न पहचानने में समस्या क्या है? मैंने इस क्षेत्र में कभी अध्ययन नहीं किया है, क्या यह सामान्य नहीं है? अब जब आपने मुझे बता दिया है, तो क्या मैं नहीं जानती? तभी जियो येयांग को याद आया कि दाओहुआ ग्रामीण इलाकों में पली बढ़ रही थी और दुनिया से उसका संपर्क बहुत सीमित था। उस क्षण उसने उसे डांटना बंद कर दिया और उसे पंखा पकड़े हुए और उसकी ओर दयनीय दृष्टि से देखते हुए देखकर उसने अपनी स्थिति को एक तरफ रख दिया और उसे पंखे पर बनी पेंटिंग के बारे में समझाना शुरू कर दिया। कमरे में बाकी सभी ने जियो येयांग के चेहरे पर मुस्कान देखी और तुरंत राहत की सांस ली। यान झिगाओ ने कुछ असंतोष के साथ मास्टर लिन और यान वेंजी को देखा। यदि ये दोनों अपने शिष्टाचार से अनभिज्ञ नहीं होते, तो लिटिल प्रिंस को गुस्सा नहीं आता। डोंग युवानक्सुआन और झोउ चेंगे ने चुपचाप चाय पीने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। यह जानकर कि जियो येयांग रात को यान परिवार के साथ रुकेगा, दोनों को कुछ बेचैनी महसूस हुई। डोंग युवानक्सुआन ने अनुमान लगाया था कि जियो येयांग आज जिंगझोउ शहर नहीं छोड़ेगा और उसने पहले से ही शहर में आवास तैयार कर लिया था। उसे कम ही पता था, यह सब व्यर्थ था। दूसरी ओर झोउ चेंगे को थोड़ा निराशा महसूस हुई। वह जियो येयांग को झोउ परिवार के साथ रहने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। आखिरकार यान परिवार की तुलना में झोउ परिवार जरा सा भी हीन नहीं था। अफसोस, उसे यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी के एक वाक्य ने बंद कर दिया था। झोउ परिवार। बूढ़े मास्टर झोउ ने जब देखा कि उनके सबसे बड़े पोते ने कोई संदेश नहीं भेजा है, तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, अपनी पत्नी से कहो कि वह अब और तैयारी करने में परेशान न हो, छोटा राजकुमार नहीं आएगा। झोउ एल्डेस्ट ने सिर हिलाया, डोंग परिवार के पास जिंगझोउ शहर में भी संपत्तियां हैं। यह समझ में आता है कि छोटा राजकुमार हमारे घर नहीं आएगा। झोउ परिवार वास्तव में डोंग परिवार से कमतर था। बूढ़े मास्टर झोउ को अपने सबसे बड़े बेटे की एकतरफा सोच पर निराशा और असहायता दोनों महसूस हुई। सौभाग्य से उनका दूसरा बेटा अधिक सक्षम था, अन्यथा झोउ परिवार अपनी पीढ़ी में नीचे की ओर होता। आपने केवल डोंग परिवार पर विचार किया। क्या आपने नहीं सोचा था कि छोटा राजकुमार यान परिवार के साथ रह सकता है? झोउ एल्डेस्ट ने आश्चर्य दिखाया, ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़े मास्टर झोउ ने चिढ़कर कहा, यह कैसे नहीं हो सकता? क्षण भर रुककर उन्होंने अर्थपूर्ण लहजे में कहा, कभी कभी किसी व्यक्ति का भाग्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। यान झिगाओ ने सलाहकार डू को नाराज कर दिया और काउंटी मजिस्ट्रेट स्तर पर उनका करियर व्यावहारिक रूप से रोक दिया गया। लेकिन अब देखो, उसने अपनी किस्मत बदल ली है ना? लोगों को और अच्छे संबंध बनाने चाहिए। झोउ एल्ड्रेस्ट ने सिर हिलाया, प्रतीत होता है कि वो अभी तक समझ नहीं पाया है। उसे इस तरह देखकर ओल्ड मास्टर झोउ ने बस इतना कहा, यान परिवार अभी जिंगझोउ में आया है और उसे कई मामलों से निपटना है। यदि आप इस समय उनकी सहायता कर सकें, तो वे आभारी होंगे। अपनी पत्नी को यान परिवार की महिलाओं के साथ अधिक घुलने मिलने दें। और क्या जिंगवान यान परिवार की सबसे बड़ी युवा महिला का दोस्त नहीं है? युवा लड़कियां भी एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं। झोउ एल्ड्रेस्ट ने झिझकते हुए कहा, पिताजी, क्या यह आवश्यक है? मैंने पूछताछ की है, और यान परिवार की कोई प्रभावशाली पृष्ठभूमि नहीं है। वे सिर्फ एक साधारण पृष्ठभूमि से हैं। बूढ़े मास्टर झोउ तुरंत क्रोधित हो गए, तो क्या हुआ अगर वे एक विनम्र पृष्ठभूमि से हैं? क्या हमारे झोउ परिवार के पूर्वज भी साधारण मूल से नहीं आए थे? केवल वर्तमान को मत देखो, मेरे बेटे। जब तक यान परिवार लिटिल प्रिंस के साथ संबंध बनाए रखता है,
कौन जानता है कि वे कितना ऊपर उठ सकते हैं। मैंने सुना है कि जब यान झिगाओ काउंटी मजिस्ट्रेट बने तो उन्हें हजारों लोगों से छाता मिला। लोगों का सच्चा प्यार और सम्मान अर्जित करना दर्शाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो काम करवाता है। ऐसे व्यक्ति को एक बार अवसर मिलने पर असीमित क्षमता होती है। चैप्टर 106 उपहार यान परिवार में जियो येयान के रात्रि प्रवास ने जिंगझोउ शहर के कई अधिकारियों और प्रमुख परिवारों के दिलों को प्रभावित किया। सलाहकार का निवास। मैडम कियान ने कियान तोनगजी से कहा, क्या आपको लगता है कि हमें कल महान अतिथि से मिलना चाहिए? कियान तोनगजी ने अपना सिर हिलाया, जब तक प्रीफेक्चुरल गवर्नर यान हमारा परिचय नहीं कराते, हमारे लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। यदि हम कुछ भी गलत करते हैं, तो हम महान अतिथि को नाराज भी कर सकते हैं। हमारा परिचय देकर। कियान तोनगजी ने एक पल के लिए सोचा, यान परिवार के साथ हमारे परिवार का रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता है। मैडम कियान ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, हम महिलाएं पुरुषों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। मैं हमेशा मैडम ली के संपर्क में रही हूँ और यहाँ तक मैंने उनके परिवार की महिला से परिचय कराने में भी मदद की है। इसके अलावा बीलेन यान परिवार की सबसे बड़ी युवा महिला के साथ अच्छी तरह से बात कर सकती है। प्रीफेक्चुरल जज का निवास। जियो येयान के यान परिवार में रहने के बारे में जानने के बाद वांग टोंगपेन ने बाहर आने से पहले आधी रात तक अपने आप को अपने अध्ययन कक्ष में दफन कर दिया। मैडम वांग ने लेटने से पहले उनके कमरे में लौटने का इंतजार किया। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ दूसरों के लिए काम कर रहे थे। भले ही यान परिवार के पास लिटिल प्रिंस का समर्थन हो, लेकिन वे हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। वांग टोंगपेन अपना सिर हिलाते रहे, तुम्हें क्या पता? वे खुले तौर पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है? अब हम केवल आशा कर सकते हैं कि प्रीफेक्चुरल गवर्नर यान उदार हैं। वह अभी हाल ही में जिंगझोउ पहुंचे हैं और ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे करने का मौका नहीं मिला है। हम अभी तक किसी असंगत स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। मैडम वांग ने कहा, यदि प्रीफेक्चुरल गवर्नर यान जिंगझोउ पर ठीक से शासन करना चाहता है, तो वह आपके और आपके अधीनस्थों के समर्थन के बिना नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि आप यान परिवार की कुलमाता को उसकी व्यापारिक पृष्ठभूमि के कारण हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन समय बदल गया है। उनकी उपस्थिति में आपको अभी भी एक शो करने की जरूरत है। मैडम वांग ने वांग टोंगपेन पर तिरछी नजर डाली, मास्टर को मुझे यह सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहें, जब तक यह स्वामी की मदद कर सकता है, व्यापारी मूल के किसी व्यक्ति को खुश करने की बात तो दूर, मैं और भी कठिन कार्य करने को तैयार हूँ। वांग टोंगपेन स्पष्ट रूप से राहत महसूस कर रहे थे। आप जैसी पत्नी के साथ एक पति और क्या मांग सकता है। अगले दिन यान परिवार के पिछवाड़े में दाओहुआ मंडप में सुबह सुबह हलचल थी। मैनमेन 2 फुट लंबा लकड़ी का बक्सा याद है जो मैंने तब खरीदा था जब हम पहले खरीदारी करने गए थे। जल्दी से इसे मेरे लिए ढूंढो। उठने और फ्रेश होने के बाद दाओहुआ ने सबसे पहले जो काम किया वो वांग मनमन को कुछ ढूंढने का निर्देश देना था। जल्द ही वांग मनमन बॉक्स के साथ आई। मिस, आपको इस बॉक्स की क्या आवश्यकता है? दाओहुआ ने बॉक्स लिया। मुझे नहीं पता कि जियो येयांग कब जाएगा, मुझे उसके लिए पहले से कुछ उपहार तैयार करने होंगे। उन्होंने पहले पोस्ट स्टेशन पर हमारी मदद की और मुझे एक जेड पेंडेंट भी दिया। मैं जल्दबाजी में उन्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दे पाई। वांग मैनमैन ने पूछा, मिस क्या देने की योजना बना रही हैं? इतनी महान पहचान के साथ उस सज्जन में क्या कमी है? दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, यह विचार ही मायने रखता है। लेकिन मुझे इस पर कुछ विचार करने की जरूरत है। स्पष्ट रूप से जियो येयांग ने यान परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया था। यह बहुत संभव है कि उसके दत्तक पिता की पदोन्नति उसके कारण हुई थी। इस बार यान परिवार के साथ रहने की उसकी इच्छा ने निस्संदेह जिंगझोउ शहर में यान परिवार की स्थिति को भी बढ़ा दिया। उनकी यात्रा के साथ उनके दत्तक पिता को प्रीफेक्चुरल गवर्नर के कार्यालय में कुछ हद तक आसान समय बिताना चाहिए,
अब किसी के उपलब्ध न होने और खुद ही सब कुछ करने की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतने बड़े एहसान के साथ इसे कैसे चुकाया जा सकता है? और व्यवहारिक रूप से कहें तो उनके परिवार को भी इस प्रतिष्ठित सज्जन के साथ एक निश्चित संबंध बनाए रखने की आवश्यकता थी। किसी रिश्ते को बनाए रखने में कभी भी केवल एक पक्ष का योगदान शामिल नहीं होना चाहिए। फिलहाल जियो येयांग यह मानते हुए कि उन्होंने उसे अतीत में बचाया था, कुछ समय के लिए यान परिवार की देखभाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अगर यान परिवार बदले में कुछ भी देने में असमर्थ है और केवल लेना जानता है, तो सबसे गहरा रिश्ता भी अंततः कमजोर हो जाएगा। जियो येयांग की स्थिति के साथ उसके पास निश्चित रूप से किसी भी चीज की कमी नहीं थी। यान परिवार के संसाधन भी कोई बहुत मूल्यवान वस्तु उत्पन्न नहीं कर सके। इसलिए ऐसा उपहार देना सबसे अच्छा होगा जिसकी जियो येयांग को वास्तव में आवश्यकता हो सकती है। कुछ विचार करने के बाद दाओहुआ को कुछ बांस की ट्यूबें मिली और उनमें जैस्मिन टी की 3 ट्यूबें भर दी। जियो येयांग ने कहा कि यह स्वादिष्ट था, इसलिए उसने उसे कुछ और देने का फैसला किया। जिनसेंग के बारे में क्या? उसके स्थान पर सबसे मूल्यवान चीज जिनसेंग थी, जिसकी आमतौर पर जरूरत होती थी। हालांकि उसे ऐसा लगता था कि उसके पास केवल हाल ही में काटा गया जिनसेंग था। वह इसे कैसे समझा सकती है? खैर, उसकी जागीर एक बड़े पहाड़ के करीब थी, वह कह सकती है कि यह वहीं से आया था। बाद में उसने खुद से बनाई गई सोने की पीड़ादायक दवा की कई बोतलें ली, उसी तरह की जो उसने पहले झाओ एर्गो को बचाने के लिए इस्तेमाल की थी। उपयोग की गई सभी जड़ी बूटियां उसी स्थान पर उगाई गई थीं, और रक्तस्राव को रोकने और सूजन को कम करने के प्रभाव असाधारण रूप से अच्छे थे। लड़के अधिक उद्दाम होते हैं, उनके रोजमर्रा के धक्के और खरोंचें अधिक बार होती हैं, और यह दवा उनके लिए बिल्कुल सही होगी। एक बार जब लकड़ी का बक्सा पूरी तरह भर गया, तो दाओहुआ को अंततः संतुष्ट महसूस हुआ। चलो चलें, हम दादी के आंगन की ओर जा रहे हैं। नाश्ता बुढ़िया के आंगन में रखा गया था। जब दाओहुआ वहां पहुंची, तब तक यान परिवार के सभी लोग आ चुके थे, जिनमें जियो येयांग, डोंग युवानक्सुआन और झोउ चेंगे भी शामिल थे, जो रात भर रुके थे। दाओहुआ ने अपने बड़ों का सम्मान किया, फिर जियो येयांग के बगल में बैठ गई और पूछा, आप सभी इतनी जल्दी कैसे उठ गए? जियो येयांग ने उस पर तिरछी नजर डाली। कौन है? क्या आपको लगता है कि आप भी उतने ही आलसी हैं? मैं हर दिन माओ के समय उठता हूँ, 1 घंटे के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ, और नाश्ते के बाद कक्षाएं शुरू करने का समय होता है। यह सुनकर दाओहुआ ने मन में सोचा कि एक शाही संतान का जीवन इतना आसान नहीं है, इतना कुछ सीखने के बाद भी। नाश्ते के बाद जियो येयांग ने ओल्ड मैडम यान को अलविदा कहने की पहल की। ओल्ड मैडम, हम जल्द ही जा रहे होंगे। कृपया अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्या? दाओहुआ आश्चर्यचकित लग रहा थी। आप आज जा रहे हैं? क्या आप कुछ दिन और नहीं रह सकते? मैंने अभी तक आपको हॉट पॉट भी नहीं खिलाया है। दाओहुआ के अनिच्छुक चेहरे को देखकर जियो येयांग ने धैर्यपूर्वक समझाया, मैं वर्तमान में वांग्यू अकादमी में पढ़ रहा हूँ। मैंने यहाँ आने के लिए छुट्टी ले ली है और बाहर ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। दाओहुआ ने तुरंत पूछा, क्या वांग्यू अकादमी यहाँ से बहुत दूर है? क्या तुम फिर वापस आओगे? जियो येयांग ने दाओहुआ पर नजर डाली, एक पल के लिए रुका, फिर कहा, मैं आऊंगा, तथाकथित हॉट पॉट लेने के लिए जिसका आपने उल्लेख किया था। यह सुनकर दाओहुआ मुस्कुराने लगी। चूंकि तुम वापस आओगे, तो मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगी। दाओहुआ के त्वरित बदलाव को देखकर जियो येयांग अवाक रह गई। अचानक दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वांग्यू अकादमी, यह नाम इतना परिचित क्यों लगता है? यान वेंशियू, जो पास ही बैठे थे, बोले, उत्तर में 4 महान अकादमियों में वांग्यू अकादमी सर्वोच्च स्थान पर है। बहुत समय नहीं हुआ था जब वो वहां दाखिला लेना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो किस्मत से बाहर था, क्योंकि इस वर्ष के लिए अकादमी का कोटा पहले ही पूरा हो चुका था। ऐसा कहा गया था कि वास्तव में कुछ स्थान बचे थे, लेकिन वे प्रभावशाली कुलीन परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित थे।
हालांकि उनके पिता पहले से ही 5वीं रैंक के प्रीफेक्चुरल गवर्नर थे, शीर्ष अभिजात्य वर्ग की तुलना में अंतर मामूली से अधिक था। एक बार जब यान वेंशियू ने इसका उल्लेख किया, तो दाओहुआ को याद आया कि मैडम ली ने इस विषय के बारे में उनसे विलाप करते हुए कहा था कि इसने यान वेंशियू की शिक्षा में हस्तक्षेप किया है। यह सोचते हुए दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर शब्दों को दबाने की मुद्रा में देखा, फिर जल्दी से अपनी आंखें हटा ली, चुपचाप खुद को याद दिलाया कि वो बहुत लालची न हो, क्योंकि उसने पहले ही उनके परिवार की जरूरत से ज्यादा मदद की थी। स्नैप! जियो येयांग ने अपने पंखे के हैंडल से दाओहुआ के सिर पर थपथपाया। अगर तुम्हें कुछ कहना, कहो, घबराओ मत। बगल में डी फू ने अवाक होकर आकाश की ओर देखा। उसके गुरु ने सीधे शब्दों में कहा होगा, बस आओ और मुझसे पूछो। यान परिवार का सबसे बड़ा बेटा वांग्यू अकादमी में दाखिला लेना चाहता था, और डी फू को विश्वास नहीं था कि लिटिल प्रिंस इस बात से बेखबर था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह जानबूझकर यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी के उससे पूछने का इंतजार कर रहा था। दाओहुआ ने जियो येयांग की अभिव्यक्ति पर नजर डाली, उसे सबके सामने एक कठिन स्थिति में डालने की चिंता थी। इस पर विचार करने के बाद उसने उसकी आस्तीन खींची और उसे एक तरफ खींच लिया। एक बार जब वह पास आया, तो उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा सबसे बड़ा भाई बेहद विद्वान है, मेरा तीसरा भाई एक महान चरित्र का व्यक्ति है, और मेरा चौथा भाई मार्शल आर्ट में भी प्रतिभाशाली है। आमतौर पर शांतचित्त रहने वाले जियो येयांग ने नाराज होकर टोकते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अत्यंत विद्वान और मार्शल आर्ट प्रतिभावान, मैं अपने बारे में ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, और आपके पास ऐसा करने का साहस है। दाओहुआ ने एक शर्मिंदा मुस्कुराहट दी। यह सिर्फ किसी भी लाभ के लिए लड़ने का एक प्रयास था, इसलिए उसने थोड़ा अतिशयोक्ति की होगी। इस समय तक गाड़ी और घोड़े तैयार थे, और अंगरक्षक रिपोर्ट करने आए थे। जियो येयांग ने बिना कुछ कहे दाओहुआ पर ठंडी खर्राटे ली और जाने के लिए मुड़ गया। रुको! दाओहुआ ने जल्दी से उसे बुलाया। जियो येयांग ने भौं उठाए और पीछे मुड़ गया। जब उसने सोचा कि दाओहुआ अपने परिवार के लिए गुहार लगाना जारी रखेगा, तो उसने अपनी नौकरानी के हाथ से एक लकड़ी का बक्सा लिया और उसे उसके हाथ में रख दिया। एक उपहार, तुम्हारे लिए। जियो येयांग ने अपने हाथ में लकड़ी के बक्से को देखा, जो इतना आकर्षक भी नहीं था कि उसे उत्तम कहा जा सके, और चुप रहा। यह देखकर कि वह प्रभावित नहीं लग रहा था, दाओहुआ ने तुरंत कहा, अंदर जो है वो वास्तव में अच्छी चीज है, इसे मुझे जेड पेंडेंट देने के लिए धन्यवाद समझें। इसके बारे में बोलते हुए जियो येयांग ने दाओहुआ की कमर पर नजर डाली। आपने वह जेड पेंडेंट क्यों नहीं पहना है जो मैंने आपको दिया था? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, जेड पेंडेंट बहुत कीमती है, मैंने इसे अपनी माँ के पास रखने के लिए सुरक्षित रख दिया है। जियो येयांग ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर से धमकाए जाने से बचने के लिए आप इसे पहन सकती हैं। यह कहने के बाद वह ओल्ड मैडम यान को विदाई देने गया और यान परिवार को छोड़ दिया। चैप्टर 107 देना और लेना। दाओहुआ ने यान परिवार का अनुसरण किया जब वे जियो येयांग और डोंग युवानक्सुआन को विदा कर रहे थे। तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक कि सभी लोग घर लौटने के लिए तैयार न हो जाएं। अंकल यान, आंटी यान, मैं पूरे दिन और रात के लिए बाहर गया हूँ, और मुझे भी वापस जाना चाहिए। इस बार मेरी अचानक यात्रा वास्तव में थोपी गई है। अगली बार, मुझे उम्मीद है कि जब मेरा छोटा भतीजा आप सभी को आमंत्रित करेगा तो आपका परिवार मेरे घर की यात्रा का सम्मान करेगा, झो चेंगे ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने यान झिगाओ और मैडम ली के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। पिछली रात जियो येयांग और डोंग युवानक्सुआन के करीब आने के प्रयास में वह जिंगझोउ शहर में रहने के बावजूद बेशर्मी से यान परिवार में रुका, और इस तथ्य के बावजूद कि यह परिवार के साथ उसकी पहली बातचीत थी और तार्किक रूप से उसे वहां नहीं रुकना चाहिए था। यान झिगाओ हंसे और अपना हाथ लहराया। युवा मास्टर झो बहुत विनम्र हैं। हम बहुत खुश हैं कि आप हमसे मिलने आए और किसी भी समय आने के लिए आपका स्वागत है। झो चेंगे ने विनम्रता के कारण उन्हें अंकल यान कहकर संबोधित किया, लेकिन वह अपनी स्थिति की परवाह किए बिना वास्तव में इस तरह की उपाधि स्वीकार नहीं कर सके।
डोंग परिवार ने एक ग्रैंड सेक्रेटरी का निर्माण किया है और वर्तमान दूसरे मास्टर झोउ कार्मिक के एक वरिष्ठ तृतीय रैंक उप मंत्री हैं। वो झोउ परिवार के एक युवा गुरु से चाचा की उपाधि स्वीकार करने की कल्पना कैसे कर सकता है? तब मुझे आने वाले दिनों में आपको और अधिक परेशान करना पड़ेगा, झोउ चेंगे ने यान झिगाओ के पति की पसंद पर ध्यान न देते हुए कहा। वैसे भी यह महज एक विनम्र औपचारिकता थी। फिर वह यान वेंशियू की ओर मुड़ा। मैं भाई यान की विद्वता की बहुत प्रशंसा करता हूँ। हमें भविष्य में अधिक बार विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। यान वेंशियू झोउ चेंगे से दोस्ती करने का इच्छुक था, जो एक विशिष्ट अलग थलग कुलीन बेटे की तरह व्यवहार नहीं करता था। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर अगर भविष्य में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो मुझे मार्गदर्शन के लिए भाई झोउ से पूछना होगा। झोउ चेंगे ने हंसते हुए कहा, यह मार्गदर्शन मांगने के बारे में नहीं है, यह विचारों के आदान प्रदान के बारे में है। बोलने के बाद वह दाओहुआ की ओर मुड़ा। बड़ी बहन दाओहुआ, जिंगवान अक्सर घर पर आपका जिक्र करती है। यदि आपके पास समय है, तो आपको जाकर उससे मिलना चाहिए। दाओहुआ को उम्मीद नहीं थी कि झोउ चेंगे भी उसे संबोधित करेगा, और थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, लेकिन वह जल्दी से मुस्कुराए और वादा किया, मैं करूंगी। जहां तक उसके यह कहने का सवाल है कि झोउ जिंगवान अक्सर उसके बारे में बात करती थी, उसने इसे हल्के में लिया और इसे दिल पर नहीं लिया। बाद में झोउ चेंगे ने दूसरों को भी सलाम किया, फिर उस अच्छे घोड़े पर चढ़ गया जिसे उसका नौकर लाया था और चला गया। यह देखकर कि सभी लोग चले गए थे, दाओहुआ मैडम ली को आराम करने के लिए आंतरिक आंगन में वापस लाने में मदद करने वाली थी। मैडम ली की आंखों के नीचे काले घेरे दर्शाते हैं कि उन्होंने जियो येयांग की मेजबानी करने के लिए कितनी मेहनत की है और उन्होंने अच्छी तरह से आराम नहीं किया है। तभी यान वेनकाई आगे बढ़ा, दाओहुआ को खींचते हुए पूछा, बड़ी बहन, आप पहले छोटे राजकुमार से क्या फुसफुसा रही थीं? आपने किस बारे में बात की? इस सवाल पर यान झिगाओ और बाकी लोग देखने लगे। यान वेंशियू थोड़ा चिंतित लग रहा था। पहले तो वह वांग्यू अकादमी पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसके छोटे भाई ने संकेत दिया कि लिटिल प्रिंस उन्हें वहां जगह दिला सकता है, तो वह उत्सुक हो गया। यह धारणा कि दाओहुआ ने लिटिल प्रिंस के साथ निजी तौर पर इस विषय पर चर्चा की होगी, ने उसके लिए इस विषय पर आगे न बढ़ना कठिन बना दिया था। स्कॉलर रैंक हासिल किए हुए उसे 2 साल हो गए थे, और इन वर्षों में लगातार कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसे लगा कि उसका ज्ञान और दृष्टिकोण अभी भी बहुत सीमित था। यान परिवार के सबसे बड़े बेटे और पोते के रूप में वह छोटी उम्र से ही अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो गया था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे यान परिवार की नाजुक नींव के बारे में अधिक जानकारी होने लगी और उसने सरकार में अपने पिता के सामने आने वाली कठिनाइयों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इस सब के कारण उसमें तुरंत खुद को सुधारने की इच्छा पैदा हुई, क्योंकि बिना वास्तविक क्षमता वाला व्यक्ति अपने परिवार को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। हालांकि स्टेट स्कूल में वह केवल इतना ही सीख सकता था और बहुत कम लोगों से वह मिल पाता था। वांग्यू अकादमी डेक्सिया में शीर्ष संस्थानों में से एक है। इसके संकाय और छात्र दोनों ही देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं। यदि वह ऐसे माहौल में अध्ययन कर सकता है, तो ज्ञान का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक जो कनेक्शन वह बना सकता है, उससे भी काफी लाभ होगा। दाओहुआ ने हर किसी के भावों को देखा, और यह सोचते हुए कि कैसे जियो येयांग ने कोई विशेष जानकारी नहीं दी थी, वह दूसरों को व्यर्थ आशा नहीं देना चाहती थी और कहा, यह ज्यादा नहीं था, बस विदाई के कुछ शब्द थे। यह सुनकर हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन निराशा का एहसास हुआ। मैडम ली ने दाओहुआ पर नजर डाली, यह जानते हुए कि उनकी बेटी को अपने कार्यों में औचित्य की भावना थी। उसने अपने छोटे बेटे की ओर घूर कर देखा, तुम किस लिए भटक रहे हो? जाओ पढ़ाई करो। यान वेनकाई केवल उत्सुक थे और उन्होंने लापरवाही से पूछा। यह देखकर कि वह कुछ भी ठोस नहीं जुटा सका, उसने रुचि खो दी और वेनताओ के साथ भाग गया। यान झिगाओ ने दूसरों को संबोधित करते हुए कहा, हर कोई अपने अपने काम पर जाएं। मुझे खुद यमन की ओर जाना है। शिंगझोउ बंदरगाह पर
जियाओ येयांग और डोंग युवानक्सुआन जहाज पर चढ़े। लकड़ी का बक्सा यहाँ लाओ। डेफू ने ध्यान से साधारण लकड़ी के बक्से को जियाओ येयांग की सीट के सामने मेज पर रख दिया और जियाओ येयांग से हाथ मिलाने के बाद उसने झुककर पीछे हट गया। यान परिवार ने लिटिल प्रिंस को दिया है, आइए इसे खोलें और देखें, डोंग युवानक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरों के सामने वो हमेशा शालीनता का ध्यान रखते थे, लेकिन निजी तौर पर जियो येयांग के साथ उनकी बातचीत काफी सहज थी। जियो येयांग खुद गुस्से में था और काफी नकचढ़ा था, लेकिन वह वास्तव में एक सभ्य व्यक्ति था। कम से कम उन्होंने कभी भी अपने अधीनस्थों के साथ हिंसा या तरकीन मांगों का व्यवहार नहीं किया। जियो येयांग ने डोंग युवानक्सुआन पर नजर डाली, उसे और चिढ़ाने का लालच दिया, लेकिन वह इस बात को लेकर भी उत्सुक था कि दाओहुआ ने उसे क्या उपहार दिया था। एक पल के विचार के बाद वह बाहर पहुंचा और लकड़ी का बक्सा खोला। वाह, चाय की पत्तियों के 3 सिलेंडर, लिटिल प्रिंस, आपको एक मुझे देना होगा। डोंग युवानक्सुआन ने तुरंत कुछ मांगने के लिए अपना मुंह खोला। शायद इसलिए कि वे इतनी जल्दी चले गए थे, यान परिवार पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए उसे कोई उपहार नहीं मिला था। ठीक है, कुछ भी नहीं, फिर भी उसे सब्जियों और तरबूजों की आखिरी गाड़ी का हिस्सा मिला। जैसे ही जियो येयांग ने बांस के सिलेंडर को पकड़ा, उसे खोला और देखा कि यह वास्तव में जास्मिन टी से भरा हुआ था, उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, यह दाओहुआ अच्छी चीजों को फिर से बर्बाद कर रहा है। क्या यह बांस का सिलेंडर चाय रखने के लिए भी है? जिस्मिन टी भी उसके लिए बुरी नहीं थी। यह देखते हुए कि जियो येयांग का उसे कुछ भी देने का कोई इरादा नहीं था, उसने फिर से कहा, छोटे राजकुमार, चाय के 3 सिलेंडर हैं, आप इतनी अधिक नहीं पी सकते, एक मुझे दे दो। चाचा, शिक्षक, ये सभी लोग डोंग युवानक्सुआन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। यह देखकर कि जियो येयांग ने चाय रख दी थी, डोंग युवानक्सुआन ने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन वह इतना समझदार था कि उसने पूछना जारी नहीं रखा। जियो येयांग आमतौर पर काफी उदार था, अगर उसने नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि वो वास्तव में नहीं देना चाहता था। कपड़े में लिपटा हुआ वह क्या है? जियो येयांग भी उत्सुक था, उसने कपड़े का आवरण खोला और एक ताजा जिनसिंग, जो अभी अभी खोदकर निकाला गया था, दोनों व्यक्तियों के सामने प्रकट हुआ। जिनसिंग की जड़ों को अभी भी थोड़ी सी मिट्टी से ढका हुआ देखकर जियो येयांग के पास शब्द नहीं थे। दूसरी ओर डोंग युवानक्सुआन का मुंह भी हिल गया। यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी के पास निश्चित रूप से उपहार देने की एक अनूठी शैली थी, यहाँ तक कि अच्छी चीजों को भी सभ्य पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। यह जिनसिंग ऐसा लगता है जैसे यह 100 साल पुराना है ना? 100 साल पुराना जिनसिंग, ठीक उसी तरह, एक मोटे कपड़े में लपेटा गया और उपहार के रूप में दिया गया। जियो येयांग ने जिनसिंग उठाया, जो अभी भी संसाधित नहीं हुआ है, और सिर हिलाया, भले ही यह पर्याप्त नहीं है, यह वर्षों में दूर नहीं है। यह दाओहुआ, मुझे जिनसिंग क्यों दे? डोंग युवानक्सुआन मुस्कुराया, क्या बड़ी मिस यान ने ऐसा नहीं कहा। चीनी मिट्टी की बोतल उठाई, ढक्कन खोला और एक झटका लिया, फिर इससे पहले कि डोंग युवानक्सुआन कुछ कह सके, उसने जल्दी से चीनी मिट्टी की बोतल को दूर रख दिया। यह गोल्डन सोर दवा थी जिसे दाओहुआ ने पहले झाओ इरगो को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें सेना की गोल्डन सोर दवा की तुलना में और भी बेहतर हेमोस्टेटिक और सूजन रोधी प्रभाव थे। 3 उपहारों में से यह सबसे मूल्यवान था। चाहे वह चाय हो या जिनसिंग, अगर वो बस शब्द कहता, तो लोग तुरंत उन्हें उसके पास ले आते, लेकिन यह शानदार स्वर्ण पीड़ादायक दवा जो जीवन बचा सकती थी, वास्तव में अमूल्य थी। डोंग युवानक्सुआन जियो येयांग की प्रतिक्रिया देखकर बहुत उत्सुक था। यह क्या अच्छा सामान है, क्या आप मुझे नहीं दिखा सकते? फिर से इंतजाम करो, क्या दाओहुआ ने नहीं कहा था कि वो मुझे हॉटपॉट खिलाना चाहती है? देखते हैं हम फिर कब जा सकते हैं। डोंग युवानक्सुआन ने एक पल के लिए सोचा, इसके लिए शायद मध्य शरद ऋतु समारोह तक इंतजार करना होगा। बार बार छुट्टियां लेने से विद्वान नाखुश हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दंडित करना, जरूरत पड़ने पर डांटना, और वह बहुत अभिमानी नहीं हो सकता। अगर चीजें हाथ से बाहर हो जाती हैं,
तो उसे वापस राजधानी भेजा जा सकता है। इस बीच यात्री नाव के पीछे डेफू ने व्यक्तिगत रूप से देखा जब अंगरक्षकों ने यान परिवार की सब्जियों और तरबूजों को भंडार कक्ष में संग्रहित किया। एक अंगरक्षक ने धीरे से बुदबुदाया, जब अन्य परिवार उपहार भेजते हैं तो वे सभी सोने और चांदी के कीमती सामान होते हैं, लेकिन यह जिंगझोउ प्रीफेक्चुरल गवर्नर गाड़ी में भरकर भेजता है। सब्जियां और फल। थैपर्ड। इसे सुनकर डेफू ने चले गए और माथे पर अंगरक्षक को तोड़ दिया। आप क्या जानते हैं? प्रीफेक्चरल गवर्नर यान के घर से सब्जियां बेची गई चीजों की तुलना में बहुत स्वादिष्ट हैं। पिछली रात यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने विशेष रूप से उनके और झाओ एर्गो के लिए रात का खाना छोड़ा था। स्वाद वो कुछ आनंददायक था। इन तरबूजों को हिलाते समय सावधान रहें, उन्हें टूटने न दें। लिटिल प्रिंस वास्तव में उन्हें पसंद करता है। अध्याय 108। उंगली और हाथ से इशारा करना। जियो येयांग की अचानक यात्रा से यान परिवार में महत्वपूर्ण बदलाव आए। शुरुआत के लिए यान झिगाओ अब प्रीफेक्चुरल गवर्नर कार्यालय में उतना व्यस्त नहीं था और नदी तटबंध निर्माण के लिए धन कुछ दिनों बाद स्वीकृत हो गया था। वहां के अधिकारी अब पहले की तरह जुबानी जमा खर्च नहीं करते थे। दूसरे, मैडम ली को अधिक निमंत्रण और विजिटिंग कार्ड मिलते थे। यहाँ तक दाओहुआ को अधिकारियों की बेटियों से भी कई निमंत्रण मिले। हालांकि उसने उनमें से किसी में भी भाग नहीं लिया और सभी को ठुकरा दिया। जुलाई तक खेत में तरबूज पक गए और बेचने के लिए तैयार हो गए। वह बहुत व्यस्त थी। शहर में मैडम ली ने एक दुकान खरीदी थी। इस समय उस दुकान में तरबूज बेचना शुरू हो गया था और व्यवसाय फल फूल रहा था। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था। यान परिवार के तरबूज बड़े, रसीले, मीठे और लाल गूदे वाले थे। एक बार जब उन्हें काटकर दुकान के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया गया तो उन्होंने तुरंत लोगों की भीड़ को आकर्षित कर लिया। यह वह समय था जब यान परिवार को वास्तव में दाओहुआ की पैसा बनाने की क्षमता का एहसास हुआ और अब उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने ओल्ड मैडम यान सोंघे कोर्टयार्ड से वित्तीय सहायता के कारण ही उस छोटे से फॉर्मस्टेड को खरीदा था। दाओहुआ जैसे ही वह घर वापस आई, उसने निपटान किया और उसके सामने हिसाब किताब दर्ज किया। बूढ़ी औरत अबेकस के साथ उसकी करतूत बेहद सहज थी। अपनी पोती को देखकर, जो कभी अपनी मुस्कान नहीं खोती थी, बूढ़ी मैडमयान ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और मैडम ली से कहा, देखो यह लड़की कितनी खुश है। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारा दाओहुआ इतना पैसा कमाने वाला था। दाओहुआ ने ऊपर देखा, ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले हमारे खर्च कम थे। हमारे खेतों की उपज न केवल हमारे खर्चों को कवर करती थी बल्कि अधिशेष भी थी। हम आराम से रहते थे और पैसे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं थी। यह सुनकर मैडम ली को बहुत राहत महसूस हुई। उनकी बेटी, इतनी छोटी, पहले से ही अपने कंधों से बोझ उतार रही थी, न केवल उनकी चिंताओं को साझा कर रही थी बल्कि उन्हें सीधे हल भी कर रही थी। वर्षों से पैसे के बारे में उनकी भी कुछ चिंताएं थीं, जिन्हें वह बेतरतीब तरीकों से अकेले सहन करने में कामयाब रही थीं। इस साल प्रीफेक्चुरल गवर्नर के रूप में अपने पति की पदोन्नति के साथ वह जानती थी कि वित्तीय तनाव पहले से कहीं अधिक होगा। उसने जरूरत पड़ने पर अपने बड़े और छोटे भाइयों से बेधड़क मदद मांगने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी बेटी के तरबूजों ने एक जरूरी मामला तुरंत सुलझा लिया। मैडम ली ने दाओहुआ को देखा, जो घुमावदार आंखों और भौहों के साथ खातों पर झुका हुआ था। उसके दिल में गर्मी महसूस हो रही थी। यह लड़की बहुत विचारशील थी। माँ, तरबूज शहर में बहुत अच्छी तरह से बिक रहे हैं। जब दूसरे चाचा आते हैं तो हम जो तरबूज प्रांतीय राजधानी में ले जाते हैं वे उतने प्रचुर मात्रा में नहीं होंगे जितना हमने पहले सोचा था, दाओहुआ ने अचानक कहा। मैडम ली ने हंसते हुए कहा, यह ठीक है। आपका दूसरा चाचा भी हमें देखने के लिए आ रहा है। वह जो भी तरबूज लेगा वह ले जाएगा। प्रांतीय राजधानी में कीमतें निश्चित रूप से शहर की तुलना में अधिक हैं, उसे नुकसान नहीं होगा। दाओहुआ ने सिर हिलाया। वह तरबूज न बेच पाने को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने विशेष रूप से अपनी माँ से मदद के लिए अपने चाचाओं को लिखने के लिए कहा।
अब जबकि उसके चाचाओं ने यह काम अपने हाथ में ले लिया है, उसे सीमित आपूर्ति के लिए वास्तव में खेद महसूस हुआ। मैं अपने फार्मास्टर से तरबूज नहीं बेचूंगा। कुछ के अलावा जो 111 देने के लिए रखते हैं, मैं दूसरे अंकल को बाकी लेने दूंगा। मैडम ली को कोई आपत्ति नहीं थी। फार्मास्टर तुम्हारा है, आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। बूढ़ी मैडम यान किनारे पर बैठ गईं, खेत से लाए गए अंगूरों को चबाते हुए बोली, आपने भी खेत में काफी अंगूर उगाए हैं। आप उनके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? अंगूर की पैदावार बहुत कम है। मैंने केवल फार्मास्टर के यार्ड में कुछ उगाया है और मैं उन्हें बेचने की योजना नहीं बना रहा हूँ। हम या तो उन्हें स्वयं खाएंगे या उन्हें दे देंगे। ओह, और मैं अंगूर से वाइन बनाना सीखने के बारे में सोच रहा हूँ, दाओहुआ ने उत्तर दिया। जब यान झिगाओ यान झियुआन और यान झिकियान के साथ अंदर आए, तो उन्होंने उसका जिक्र सुना। बुजुर्ग की भूमिका निभाते हुए यान झियुआन ने सीधे कहा, दाओहुआ, आप सिर्फ चीजों को बर्बाद नहीं कर सकते। अपने दूसरे चाचा की बात सुनो, अंगूर अनमोल हैं। यदि आप वाइन मेकिंग सीखना चाहते हैं, तो किसी और चीज का उपयोग करें। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह काम नहीं करेगा। मैं जो बनाना चाहता हूँ वह अंगूर की वाइन है, और अन्य चीजें उसकी जगह नहीं ले सकती। परिवार के एक छोटे सदस्य द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार किए जाने पर यान जियोवान का चेहरा कुछ अप्रिय हो गया। आप सिर्फ एक युवा महिला हैं। आप वाइन मेकिंग के बारे में क्या जानते हैं? यह बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। दाओहुआ को अंदर से कुछ नाराजगी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, अंकल, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुझे सीखने की जरूरत है। कोई भी हर तरह के कौशल के साथ पैदा नहीं होता है। खेत पर उसकी बेटी के मामलों में अभी तक उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, और यहाँ चाचा स्पष्ट रूप से असभ्य थे। बगल में यान झिगाओ ने हाथ में पकड़ी हुई चाय की कटोरी नीचे रख दी और दाओहुआ को संबोधित किया, तुम्हारे चाचा सही हैं। क्या आपने नहीं कहा कि बहुत सारे अंगूर नहीं उगे हैं? इसके बारे में क्या? इस साल जो भी अंगूर की शराब बनाना है, उसे मत सीखो। अगले साल एक बार जब आप और अधिक लगा लेंगे, तो आप सीख सकते हैं। अंगूर की शराब वह थी। क्या इसे बनाना इतना आसान था? इसके अलावा उसने अपने छोटे भाई के समान ही विचार साझा किए थे। अतीत में उसने केवल कुछ ही बार अंगूर खाए थे, जिस वर्ष उसने शाही परीक्षा पास की थी। ये फल तरबूज से भी अधिक कीमती थे। दाओहुआ की भौहें वास्तव में उसे खुद को निर्देशित करने की इस भावना को नापसंद करती थी, फिसलें और इससे परिवार को कोई असुविधा नहीं हुई। बूढ़ी महिला यान दाओहुआ के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। उसकी भौहों के एक बार सिकुड़ने से पता चलता था कि वह क्या सोच रही है, इसलिए उसने तुरंत यान झिगाओ और उसके भाई को हंसते हुए डांटा, ऐसा नहीं है कि आप अपना सामान खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, अनावश्यक उपद्रव क्यों? एक बार जब बुढ़िया ने बात की, तो यान झिगाओ और उसका भाई अब और जारी नहीं रख सके। इस प्रकार मामला टल गया। उसी समय एक दासी ने आकर समाचार दिया कि उसके मामा के घर से स्वामी आए हैं। यह सुनकर मैडम ली का चेहरा खुशी से चमक उठा और दाओहुआ ने भी जल्दी से अपना अबेकस नीचे रख दिया और खड़ी हो गई। बूढ़ी महिला यान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बस इसके बारे में बात कर रहे थे, और क्या संयोग है कि वह आ गया। बड़ा बेटा, बहू, जल्दी जाकर उसका स्वागत करो। दाओहुआ, दादी, मैं भी चलूंगी। बूढ़ी महिला यान ने अपना हाथ लहराया, आगे बढ़ो, तुम जहां भी हो, लड़की। यान झिगाओ खड़े हुए और माँ और बेटी के साथ चले गए। इन वर्षों में ली परिवार को थोड़ी मदद नहीं मिली थी, उसे जाना चाहिए और अपने चाचा का स्वागत करना चाहिए। एक बार जब 3 लोगों का परिवार चला गया, तो यान झियुआन ने अनाप शनाप टिप्पणी की, दाओहुआ विशेष रूप से ली परिवार के करीब लगता है। बूढ़ी महिला यान ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा, ऐसा इसलिए है क्योंकि ली परिवार दाओहुआ के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह जानती है कि आभारी कैसे होना है और स्वाभाविक रूप से वह ली परिवार के करीब महसूस करती है। यान जियुआन ने अजीब तरीके से कहा, माँ, आप दाओहुआ को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन वे अंगूर जिंगझोऊ में दुर्लभ हैं,
विशेष रूप से वे जो हम अपने परिवार में उगाते हैं, बड़े और मोटे, रसीले और स्वादिष्ट। वाइन बनाने के लिए उनका उपयोग करना बहुत ही बेकार है। ओल्ड लेडी यान ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, आपका मतलब हमारे परिवार से क्या है? वे दाओहुआ के अंगूर हैं। यान जियुवान आश्चर्यचकित रह गया। देखो तुम क्या कह रही हो, माँ? क्या दाओहुआ यान परिवार का सदस्य नहीं है? बूढ़ी औरत यान ने शांत भाव से उत्तर दिया, दूसरे बेटे, अपनी छोटी छोटी योजनाएं अपने पास रखो। इन वर्षों में हमारा परिवार अलग नहीं हुआ है और सभी बड़े और छोटे मामले आपके बड़े भाई और उनकी पत्नी द्वारा प्रबंधित किए गए हैं। आपका जरा भी तिरस्कार नहीं किया गया। मैं आज चीजें स्पष्ट कर दूंगी, दाओहुआ की चीजों से दूर रहो। यान जियुवान ने असहज महसूस किया। माँ, आप मुझे किस तरह का व्यक्ति मानती हैं? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो अपनी भतीजी की चीजों का लालच करता है? बूढ़ी महिला यान ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है कि तुम हो या नहीं? तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों चतुर कैलकुलेटर हैं। अब मैं तुम दोनों से निपटने के लिए बहुत थक गई हूँ। याद रखो, जो तुम्हारा है, 100 साल बाद भी मैं तुम्हारे लिए एक भी चीज कम नहीं करूंगी। जो तुम्हारा नहीं है, उसके बारे में सोचो भी मत। यान जियुवान की अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदा हो गई और वह चुप हो गया। यह देखकर यान जिकियांग ने जल्दी से चीजों को शांत करने की कोशिश की। ओवर, इस वर्ष प्रबंधन न कर पाना मेरी गलती है, क्योंकि जब दाओहुआ अंगूर लगा रही थी तब मैं खेतों में व्यस्त था। अगले वर्ष मैं विशेष रूप से अंगूर की खेती के लिए भूमि का एक भूखंड आवंटित करूंगा। इस तरह हमारे परिवार को अंगूर की कमी नहीं होगी। यान जियुवान ने अवाक भाव से यान जिकियांग की ओर देखा। क्या यह पर्याप्त खाने का सवाल था? यह छोटी बच्ची द्वारा अपने बड़ों को नजर में न रखने के बारे में था, है ना? चैप्टर 109। कोटा एक दाओहुआ ने यान झिगाओ और मैडम ली का पीछा किया। दरवाजे के माध्यम से ली जिंगयान का स्वागत किया। जैसे ही समूह ने बातचीत की और बुढ़िया के आंगन की ओर बढ़े। छोटी बहन, आपके मन में तरबूज के पौधे लगाने का विचार कैसे आया? और उन्हें इतनी अच्छी तरह से उगाने का विचार कैसे आया? ली झिंगनियन ने मैडम ली से पूछा। एक व्यापारी के रूप में जिसने वर्षों से दक्षिण से उत्तर तक बड़े पैमाने पर यात्रा की थी, वह अच्छी तरह से जानता था कि तरबूज की खेती करना आसान नहीं था। जिंगझोउ शहर में प्रवेश करने के ठीक बाद वह यान परिवार की दुकान के पास से गुजरा और उसने तरबूज बेचने पर ध्यान दिया। भगवान, वे बीजिंग में देखे गए लोगों से भी बेहतर लग रहे थे। मैडम ली ने हंसते हुए कहा, यह सब उस दुष्ट लड़की दाओहुआ के लिए धन्यवाद है। पिछले साल उसने अपने गृहनगर में 2 एकड़ में तरबूज लगाया था और कुछ बीज बचाए थे। चूंकि हमारी नई खरीदी गई संपत्ति में कुछ खाली जमीन थी, इसलिए हमने उन्हें वहां रोपने का फैसला किया। यान झिगाओ की ओर देखी और मुस्कुराई। हम इसके बारे में चिंतित थे, इसलिए हमने घर पर इसका जिक्र नहीं किया। सर, कृपया नाराज न हो। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वास्तव में, लेकिन तरबूज की प्रचुर फसल को बूढ़ी महिला के समर्थन और मेरे सबसे छोटे भाई के प्रयासों से भी बहुत फायदा हुआ है। इन शब्दों पर यान झिगाओ के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। दाओहुआ ने वयस्कों का अनुसरण करते हुए बिना हस्तक्षेप किए उनकी बातचीत सुनी। अपने मायके परिवार के भाई की उपस्थिति में मैडम ली को तनाव मुक्त और प्रसन्न देखकर दाओहुआ का दिल भी खुशी से भर गया। हालांकि उसकी माँ वर्षों से उसके मायके के परिवार के साथ पत्र व्यवहार करती रही थी, लेकिन वास्तविक मुलाकातें बहुत कम थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बहुत खुश थी। जल्द ही समूह बूढ़ी औरत के आंगन में पहुंच गया। ली जिंगयान ने बूढ़ी मैडम यान को सम्मान दिया और यान झियुआन और यान झिकियान के साथ अभिवादन का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि वे सभी बातचीत करने और मेलजोल करने के लिए बैठ गए। अंकल, कुछ अंगूर लीजिए। मुस्कुराते हुए दाओहुआ ने कॉफी टेबल पर ली जिंगयान के सामने ठंडे अंगूरों की एक प्लेट रखी। बड़े गोल अंगूरों को देखकर, जो गहरे रंग के थे। एमेथिस्ट्स, ली जिंगनियान ने हंसते हुए कहा, ये अंगूर काफी स्वादिष्ट हैं। मुझे उनका स्वाद अवश्य चखना चाहिए। इसके साथ ही उसने एक उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मम्मा, बहुत प्यारा।
बूढ़ी मैडम यान ने हंसते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे लिए उनका स्वाद तरबूज से भी बेहतर है। एक और अंगूर का आनंद लेने के बाद ली जिंगियान ने प्लेट को दाओहुआ की ओर बढ़ाया। आप युवा महिलाओं को इस तरह की चीज पसंद है, मुझे केवल कुछ का ही स्वाद लेना चाहिए। ये अंगूर सस्ते नहीं थे और बाजार में कम ही दिखते थे। उसने अनुमान लगाया कि उसकी बहन के परिवार में बहुत सारे अंगूर नहीं हैं। दाओहुआ ने अपनी भौहें चढ़ाए और मुस्कुराती हुई आंखों के सामने थोड़ी देर रुकी और उसने प्लेट को वापस उसकी ओर धकेल दिया। अंकल, कृपया अपना भरपेट खाओ। मैंने ये अंगूर खुद उगाए हैं। ली जिंगनियान आश्चर्यचकित दिखे, आप अंगूर भी उगा सकते हैं? दाओहुआ ने गर्व से अपनी ठोड़ी उठाई, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं उगा सकती हूँ। ली झिंगनियन ने हंसते हुए कहा, तुम काफी निर्भीक लड़की हो, है ना? दाओहुआ ने घूरकर कहा, इसमें शर्म करने की क्या बात है? मैं एक तथ्य बता रहा हूँ। इतना कहने के बाद उसने प्लेट को फिर से आगे बढ़ाया। अंकल, कृपया अपनी मदद करें। हालांकि इस बार मैंने ज्यादा अंगूर नहीं उगाए, लेकिन निश्चित रूप से आपके दिल भर खाने के लिए पर्याप्त अंगूर हैं। इस बार ली जिंगियान ने मना नहीं किया। उनके घर पर भी अंगूर थे, लेकिन वे दुर्लभ और महंगे थे। इसके अलावा परिवार में कई बच्चों के होने के कारण उन्होंने एक समय में केवल एक या दो का ही स्वाद चखा। उन्होंने वास्तव में कभी भी इसका आनंद नहीं लिया। तब आपके चाचा हमारे दाओहुआ द्वारा प्रदान किए गए अच्छे भाग्य का आनंद लेंगे, उन्होंने फैसला किया। दोनों को बातचीत करते देख यान जियुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, दाओहुआ को देखो, वह अपने चाचा के कितने करीब है। यह सुनकर मैडम ली ने यान जियुआन की ओर देखा और मुस्कुराए। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि इस लड़की ने अपने दो चाचाओं को पहले कभी नहीं देखा है और अब वह उन पर मोहित हो गई है। कहा, यह बहुत अच्छा होगा, आपके कई चचेरे भाई आपके शांगफू शहर में खेलने के लिए आने का इंतजार कर रहे थे। पिछली बार जब आप आए थे तो यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए जॉगी। इस समय यान जियुआन फिर बोला, दाओहुआ, शांत हो जाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अंगूर की शराब बनाना चाहते हो? बस यह सुनिश्चित करना कि तब तक तुम्हारे अंगूर खत्म न हो जाएं। ली जिंगनियान ने अंतर्निहित बात पर ध्यान नहीं दिया। यान झियुआन के शब्दों में अंतर्निहित अर्थ पर ध्यान दें और दाओहुआ की ओर मुड़कर आश्चर्यचकित हुए, आप अंगूर वाइन बना सकते हैं। दाओहुआ यह कहने में सक्षम नहीं है कि वह कह सकती है। मुस्कुराई, भले ही मुझे नहीं पता कि कैसे, मैं सीख सकती हूँ। यान जियुआन ने कहा, जिंगियन भाई, इसे सुनो। अंगूर बहुत कीमती सामान है, हम इस लड़की को उन्हें बर्बाद नहीं करने दे सकते। वह आपकी बात सुनती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उससे इस बारे में बात करें। ली एक सिमजिमिन ने दाओहुआ पर एक नजर डाली, जो पहले से ही मुंह बना रही थी। फिर यान झिगाओ और बूढ़ी मैडम यान की ओर देखकर मुस्कुराया, मेरे बहनोई और बूढ़ी औरत के साथ मैं कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ? हालांकि उन्होंने जारी रखा, मैं अंगूर वाइन के बारे में थोड़ा जानता हूँ। यदि इसे वास्तव में बनाया जा सका तो यह निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होगा। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, कुलीनों के घर निश्चित रूप से इसके लिए संघर्ष कर रहे होंगे। दाओहुआ ने सिर हिलाया, बिल्कुल, हमारे परिवार के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए जब जियो येआंग दोबारा आएगा तो मैं अंगूर वाइन के साथ उसका मनोरंजन कर सकती हूँ, और यह बहुत खराब नहीं होगा। प्राचीन काल में अंगूर की शराब दुर्लभ थी और इसे नवीनता माना जाता था। जैसे ही यह बयान दिया गया, बूढ़ी मैडम यान और बाकी सभी लोग देखने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दाओहुआ इस तरह का कोई विचार लेकर आएगी। ली झिंगनियन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वह प्रतिष्ठित अतिथि फिर से आएगा? दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा, उसने मुझसे वादा किया था कि वह आएगा। ली झिंगनियन ने सिर हिलाया, फिर आपको अपने मेहमान के मनोरंजन के लिए कुछ बढ़िया सामान तैयार करना चाहिए। दाओहुआ ने पूरी तरह से सहमति व्यक्त की, सही है, अंगूर वाइन एक फल वाइन है, बहुत नशीली नहीं है, जियो येयांग के मनोरंजन के लिए बिल्कुल सही है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पिंगटोंग उत्साह से दौड़ा, मास्टर, मैडम, लिटिल प्रिंस ने यहाँ किसी को भेजा है,
यह कहते हुए कि यह बूढ़ी महिला और बड़ी मिस को धन्यवाद उपहार देने के लिए है। यान झिगाओ उसके पैरों पर हुश किया, फिर महसूस किया कि उसकी प्रतिक्रिया बहुत जदा थी। वह वापस बैठ गया, जबकि अन्य शायद ही कम उत्साहित थे। सभी कुछ हद तक उत्तेजित थे। दाहुआ आश्चर्यचकित थी। जियो येयांग ने मुझे और दादी को धन्यवाद उपहार भेजा। मैडम ली ने तुरंत पूछा, वह व्यक्ति कहाँ है? पिंग टोंग ने उत्तर दिया, बाहर इंतजार कर रहा है। यान झिगाओ ने कहा, जल्दी से उन्हें अंदर आमंत्रित करें। जल्द ही एक अधेड़ उम्र का आदमी जो बटलर जैसा दिखता था, ब्रोकेड बॉक्स के साथ अंदर आया। बटलर ने पहले ओल्ड मैडम यान और यान झिगाओ को अपना सम्मान दिया। फिर उसने कहा, लिटिल प्रिंस ने कहा कि वो वास्तव में बूढ़ी महिला द्वारा भेजी गई सब्जियों और फलों की सराहना करता है। यह लिटिल प्रिंस द्वारा तैयार किया गया धन्यवाद उपहार है। इसके साथ ही उन्होंने उपहार सूची मैडम ली को सौंप दी। मैडम ली ने इसे लिया और ओल्ड मैडम यान को प्रस्तुत किया। फिर बटलर दाहुआ की ओर मुड़ा और उसे ब्रोकेड बॉक्स दिया। यह विशेष रूप से लिटिल प्रिंस द्वारा आपके लिए निर्देश दिया गया था। यह क्या है? दाहुआ ने उत्सुकता से ब्रोकेड बॉक्स ले लिया। वह न छुपी और न ही झिझकी और मौके पर ही बक्सा खोल दिया। बक्से के अंदर 3 लिफाफे थे। लिफाफे देखकर यान झिगाओ की आंखें खुशी से चमक उठीं। दाओहुआ ने उनमें से एक को खोला और जब उसे एहसास हुआ कि यह वांग्यू अकादमी से एक स्वीकृति नोटिस है, तो उसने तुरंत एक उज्ज्वल मुस्कान बिखेरी और बुढ़िया की ओर दौड़ी। दादी, जियो येयांग ने बड़े भाई, तीसरे भाई और चौथे भाई के लिए वांग्यू अकादमी में स्थान सुरक्षित कर लिया है। चैप्टर 110 अक्षर और शस्त्र दोनों में प्रतिभाशाली जियो येयांग ने वांग्यू अकादमी में यान वेनशियू, वेनताओ और यान वेनकाई के लिए स्थान सुरक्षित किया था। दाओहुआ बहुत आभारी थी और उसने बटलर से, जो संदेश लाया था, प्रतीक्षा करने के लिए कहा, क्योंकि वह कुछ धन्यवाद उपहार तैयार करना चाहती थी। जो वस्तुएं वह प्रस्तुत कर सकती थी वे वास्तव में सीमित थीं। बदले में वह केवल खेत में उगाई गई कुछ सब्जियां और फल दे सकती थी। हालांकि ये सब्जियां और फल उसके विशेष स्थान पर उत्पादित बीजों से उगाए गए थे, जिससे उनका स्वाद और पोषण बाहर उगाए गए लोगों से कहीं बेहतर हो गया था। इस बार दाओहुआ ने बटलर से सामान की 2 बड़ी गाड़ियां ले लीं। एक गाड़ी मौसम के अनुसार उपयुक्त हरी सब्जियों से भरी हुई थी, दूसरा तरबूजों और अंगूरों से लदा हुआ था। गुणवत्ता की कमी को उसने मात्रा से पूरा किया। अभी वह बस इतना ही कर सकती थी, लेकिन उसे अनुमान था कि एक बार जब औषधीय जड़ी बूटियां कटाई के लिए तैयार हो जाएंगी, तो और भी बहुत कुछ होगा। दाओहुआ ने ओल्ड मैडम यान या मैडम ली के ज्यादा हस्तक्षेप के बिना रिटर्न गिफ्ट व्यक्तिगत रूप से तैयार किए थे। वास्तव में, भले ही वे हस्तक्षेप करना चाहते थे, वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि यान परिवार के पास वास्तव में देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं था। ली जिंगयान ने पूरी प्रक्रिया को देखा, अपनी बहन द्वारा लाई गई अच्छी बेटी के लिए अपने दिल में प्रशंसा के साथ आह भरते हुए। हम वास्तव में पढ़ने के लिए वांग्यू अकादमी जा सकते हैं। शाम के समय, जब यान वेनशियू, यान वेनजी, वेंटाओ, यान वेनकाई और यान वेनबिन राजकीय स्कूल से कक्षाएं समाप्त कर घर लौटे, तो उन्हें पता चला कि जियो येयांग ने वांग्यू अकादमी से प्रवेश नोटिस के साथ किसी को भेजा था। बड़ी बहन, नोटिस कहाँ है? इसे मुझे जल्दी दिखाओ, यान वेनकाई जैसे ही ओल्ड मैडम यान के आंगन में पहुंचे, चिल्लाया। बूढ़ी मैडम यान ने अपने ऊर्जावान पोते की ओर देखा और फिर उस दिशा में इशारा किया जहां ली जिंगयान बैठे थे। नोटिस अच्छी तरह से रखा हुआ है। क्या आप पहले अपने चाचा का स्वागत नहीं करेंगे? दूसरे अंकल को नमस्कार, आपकी यात्रा कठिन रही। यान वेनशियू ने अन्य लड़कों को ली जिंगनन के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आगे बढ़ाया। ली जिंगनियन ने मुस्कुराते हुए उन्हें इशारा किया, आप सभी, जल्दी उठो। यह देखकर कि उसके दूसरे चाचा का ध्यान उसके बड़े भाई पर चला गया है, यान वेनकाई चुपचाप दाओहुआ के पास खिसक गया और फुसफुसाया, बड़ी बहन, मुझे जल्दी से प्रवेश नोटिस देखने दो। दाओहुआ, जिस तरह से वहां आंख मार रहा था और उसकी ओर चेहरा बना रहा था, उसे देखकर हंसने की इच्छा हुई। अपने आरक्षित और स्थिर बड़े भाई की तुलना में उसने अपने इस चौथे भाई को पसंद किया,
जिसने अपना दिल अपनी आस्तीन पर पहना था और युवा ऊर्जा बिखेर रहा था। बस रुको। दाओहुआ खड़ा हुआ, ओल्ड मैडम यान के कदम से ब्रोकेड बॉक्स लिया, उसे खोला और नोटिस पर नामों की जांच करते हुए उन्हें अपने अधीर चौथे भाई को सौंप दिया। उसका विचलित बड़ा भाई जो दूसरे चाचा से बात कर रहा था, और अपने तीसरे भाई को, जिसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। यह वास्तव में वांग्यू अकादमी से एक प्रवेश सूचना है। यान वेनकाई ने उत्साहपूर्वक अपने हाथ में पत्र को देखा, फिर यान वेनशियो और वेनताओ की जांच करने के लिए दौड़े। उनका व्यवहार खुशी से भरा था। उस पल में, यहाँ तक यान वेनशियो, जो हमेशा अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में अच्छा था, अपने चेहरे पर खुशी नहीं रोक सका। वेनताओ ने स्पष्ट रूप से शामिल होने की उम्मीद नहीं की थी। वह अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, और अपने गृहनगर में कई पात्रों को वह केवल इसलिए पहचानता था क्योंकि दाओहुआ ने उसे उन्हें सीखने के लिए मजबूर किया था। कहा जाता है कि वांग्यू अकादमी, जिसे उसके बड़े भाई बहुत सम्मान में रखते थे, असाधारण छात्रवृत्ति के छात्रों को तैयार करती थी। थोड़ा धीमा होने के कारण उसने सोचा कि अगर वो वहां गया तो क्या वह यान परिवार को शर्मिंदा करेगा। इस समय वेनताओ को आशंका और प्रत्याशा का मिश्रण महसूस हुआ। उधर यान वेनशियो और अन्य लोगों की खुशी देखकर उत्सुकता से अपने पिता के पास गया। पिताजी, क्या मेरे पास एक भी नहीं है? यान झियुआन ने अपने बड़े भाई की ओर देखा, जो केवल ली जिंगियान के साथ मजाक कर रहा था, कुछ बेचैनी महसूस कर रहा था। यान परिवार की पहली और तीसरी शाखा के बेटे वांग्यू अकादमी जा रहे थे, लेकिन उनका बेटा नहीं जा सका, जो उनके लिए बहुत कष्टकारी था। अगर घर में बाहरी व्यक्ति ली जिंगियान की मौजूदगी नहीं होता, तो नोटिस मिलते ही उन्होंने पूछ लिया होता। अपने बेटे को आश्वस्त करते हुए यान झियुआन ने यान झिगाओ और ली जिंगियान के साथ बातचीत में शामिल होना जारी रखा, भले ही वह स्पष्ट रूप से थोड़ा विचलित था। यान वेनजी की तरह यान वेनबिन को भी वांग्यू अकादमी के बारे में सुनकर नुकसान की भावना महसूस हुई। एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने अपने सहपाठियों को सुना था, जहां केवल अच्छे परिवारों और अच्छी शिक्षा वाले लोगों को ही अध्ययन करने का अवसर मिला था। पढ़ाई के मामले में यान परिवार के पोते पोतियों में उनके सबसे बड़े भाई के अलावा, जो पहले ही पढ़ चुके थे, विद्वान बनने के बाद भी उन्होंने खुद को किसी से कमतर नहीं समझा। उनके तीसरे और चौथे भाई भी अपनी किताबें सुचारू रूप से नहीं सुना पाते थे। अब जब वांग्यू अकादमी में पढ़ने के लिए जगह थी, तो यह उनका अधिकार होना चाहिए। नहीं, बाद में जब वो वापस आए तो उन्हें इस बारे में अपनी चाची से बात करनी पड़ी। उनका प्रारंभिक उत्साह कम होने के बाद दाओहुआ और उसके दो बड़े भाई हंसे और प्रवेश नोटिस को दूर रख दिया, फिर उसे बुढ़िया के कदम पर लौटा दिया। सबसे बड़े भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई, आपको तैयार होने की जरूरत है, उन्होंने कहा। प्रवेश नोटिस में कहा गया है कि आपको 3 दिनों में अकादमी को रिपोर्ट करना होगा। यान वेनकाई ने लापरवाही से कहा, चीजों को पैक करना आसान है, मैं इसे आज रात कर सकता हूँ, और मैं कल रिपोर्ट करने जा सकता हूँ। दाओहुआ मुस्कुराया, चौथे भाई, क्या तुम्हें पढ़ाई से नफरत नहीं है? आप इस बार वांग्यू अकादमी में जाने के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं? यान वेनकाई दाओहुआ के बगल में बैठ गए और कहा, बड़ी बहन, यह वही है जो आप नहीं समझती हैं। वांग्यू अकादमी को उत्तर में प्रमुख अकादमी के रूप में क्यों जाना जाता है? यह इसके उत्कृष्ट शिक्षण संसाधनों के कारण है। वहां आप साहित्य के साथ साथ मार्शल आर्ट भी सीख सकते हैं। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता हूँ। मार्शल आर्ट का जिक्र आते ही यान वेंटाओ की आंखें तुरंत चमक उठी। तब मैं भी मार्शल आर्ट सीखूंगा। वह मजबूत और फुर्तीला था, और विद्वानों के कठिन यह और वह को याद करने की तुलना में उसके लिए मार्शल आर्ट सीखना आसान होना चाहिए। यान वेनकाई तुरंत हंसे, अच्छा। अकादमी में पहुंचने के बाद सबसे बड़ा भाई साहित्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, और हम दोनों मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर यान परिवार साहित्य और मार्शल आर्ट दोनों में निपुण हो जाएगा। यह सुनकर यान झिगाओ भी हंसे, उनके चेहरे पर राहत दिख रही थी कि उनका सबसे छोटा बेटा भी प्रगति करना और कबीले को गौरवान्वित करना जानता है। फिर भी
उन्होंने सख्त चेहरे के साथ कहा, मार्शल आर्ट सीखना आसान नहीं है, आप दोनों को कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। यान वेनकाई विशेष रूप से चिंतित नहीं थे और साहसपूर्वक कहा, कठिनाई क्या है? जब तक मैं मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ, मैं किसी भी कठिनाई को संभाल सकता हूँ। दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, चौथे भाई, मुझे वे शब्द याद रहेंगे। यदि आप बाद में शिकायत करते हैं, तो आपको दंडित किया जाएगा। यान वेनकाई ने कहा, इसे रिकॉर्ड पर रहने दें। मैं तीसरे भाई पर नजर रखूंगा और वह भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, तीसरा भाई। यान वेनताओ ने हंसते हुए जल्दी से सिर हिलाया। एक पल के लिए कमरा उनकी हंसी से भर गया। रात के खाने के बाद यान झिगाओ को यान झियुआन ने रोका, जिसने कहा कि उसे कुछ चर्चा करनी है। मैडम ली ने दोनों व्यक्तियों को देखा और फिर व्यक्तिगत रूप से ली जिंगियान को अतिथि कक्ष में ले गईं। अतिथि कक्ष में एक बार ली जिंगियान ने मैडम ली से आग्रह किया, आपको जल्द ही वापस जाना चाहिए, अन्यथा जब झिगाओ मुख्य प्रांगण में लौटेगा तो वह आपको नहीं पाएगा। मैडम ली ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मास्टर आज रात मुख्य प्रांगण में वापस नहीं आएंगे। बस इंतजार करें और देखें, अभी और भी हंगामा होने वाला है। दूसरी शाखा मालिक की तलाश में गई और शुनगक्सिन कोर्टयार्ड भी पीछे नहीं हट पाएगा। ली जिंगियान ने मैडम ली के चेहरे की ओर देखा और आह भरी, ये साल आपके लिए कठिन रहे हैं। मैं और मेरा भाई आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाए। मैडम ली ने तुरंत ली झिंगनियन को नाराज नजर से देखा, दूसरे भाई, इस तरह बात मत करो। इन वर्षों में मैं यान परिवार के पिछवाड़े पर कब्जा करने में सक्षम रहा हूँ, लेकिन यह आपके और मेरे बड़े भाई के समर्थन के बिना संभव नहीं होता। ली झिंगनियन ने सोचते हुए भौहें चढ़ा दी, वेंगसियू और वांग्यू अकादमी में जाने वाले अन्य लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। मैडम ली मुस्कुराई, चिंता मत करो, वहां नहीं होगा। यह स्थान लिटिल प्रिंस द्वारा दिया गया था। भले ही गुरु के पास अन्य विचार हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह यान परिवार के भीतर प्रत्येक शाखा की स्थिति स्पष्ट करने का एक अच्छा अवसर है। ली झिंगनियन ने सिर हिलाया, यह देखकर कि उसकी बहन चिंतित नहीं थी, उसने और अधिक नहीं कहा, ठीक है, दाओहुआ का जन्मदिन कुछ ही दिनों में है ना? मैडम ली की अभिव्यक्ति तुरंत नर्म हो गई, क्या ऐसा नहीं है? पलक झपकते ही दाओहुआ 10 साल की हो जाएगी। उसके पास मेरे साथ और अधिक वर्ष नहीं होंगे। ली झिंगनियन ने एक पैकेज से एक नाजुक सोने और जेड हार निकाला, यह मेरी भाभी और एर रोंग द्वारा विशेष रूप से वांजन बिल्डिंग से ऑर्डर किया गया था। यह दाओहुआ के लिए जन्मदिन का उपहार है। मैडम ली ने हार लिया, यह बहुत मूल्यवान है। मैं अपनी भाभीियों की विचारशीलता की सराहना करती हूँ।